वायु प्रदूषण का स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है? जो एयर पोल्यूशन होता है, वायु प्रदूषण, उसका हेल्थ पर, स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है एवं वायु जनित बीमारी कौन-कौन सी है बताना है। मीन्स एयरबोर्न डिजीज़ कौन-कौन सी है, जल वाटर बोर्न डिजीज़ तो पढ़ा चुके हैं, अब यहाँ पे एयरबोर्न डिजीज़ पढ़ा रहे हैं, ठीक है? और स्वास्थ्य पर वायु प्रदूषण, अगर वायु प्रदूषित है, तो उसका स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है, आपको बताना है। तो आप ऑटोमेटिक जानते हैं कि जब वायु प्रदूषित है, तो स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ेगा? बुरे असर ना पड़ेगा? तो वही चीज़ें हैं, चलिए देखते हैं। कहता है, लंबे समय तक प्रदूषित हवा में साँस लेने से स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। अगर आप जो है, मैं आपको सीधा-सीधा बता रहा हूँ माय डियर, अगर लंबे समय से कोई व्यक्ति गंदगी क्षेत्र में रहता है, जहाँ पे वायु काफ़ी ज़्यादा प्रदूषित है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि वह प्रदूषित हवा को अपने साँस के द्वारा अंदर लेगा और वह जो है स्वास्थ्य पर बुरा असर छोड़ेगा, ठीक है? ये शरीर में अनेक रोगों को जन्म देती है। वायु प्रदूषित वायु जो होता है, यह शरीर में जाने के बाद अन्य बहुत सारे रोगों को जन्म देता है, जैसे श्वसन से संबंधित बीमारी, फेफड़ों का कैंसर, हृदय से संबंधित बीमारी, मस्तिष्क का बीमारी, तंत्रिका तंत्र, लीवर, किडनी, सबको यह प्रभावित करता है। चूँकि हम लोग जो वायु लेते हैं श्वसन के ज़रिए, वही तो हमारे बॉडी में जाके ऑक्सीजन के रूप में ब्लड में मिलता है और वह ब्लड जो है उस ऑक्सीजन को सभी बॉडी पार्ट में पहुँचाता है। तो जहाँ-जहाँ इसका असर जाएगा, वहाँ-वहाँ जो है हमारे बॉडी को नुकसान पहुँचाएगा। तो इसलिए एयर पोल्यूटेड एयर, वायु प्रदूषण का हमारे स्वास्थ्य पर बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ता है, अनेकों बीमारियाँ यह करता है, समझ गए? तो ये चीज़ समझ गए? आगे देख लीजिए। आगे है, कहता है माय डियर रेस्पिरेटरी डिजीज़। अब ये जो वायु प्रदूषण जो एयरबोर्न डिजीज़ है, ये आपके शरीर में जो है श्वसन से संबंधित बीमारियाँ कर सकता है। जैसे आप जब कार्बन मोनोऑक्साइड व नाइट्रोजन समझ गए, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ मनुष्य के फेफड़ों में पहुँचती है, तो फेफड़ों द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। जब ये परिसंचरण तंत्र के द्वारा आंतरिक अंगों में जाती है, तो आंतरिक अंगों व फेफड़ों को भी क्षतिग्रस्त करती है। अब चूँकि जब हम प्रदूषित वायु को श्वसन के जरिए अंदर में लेते हैं, तो क्या होता है, उसमें बहुत हानिकारक गैस कार्बन मोनोऑक्साइड हो सकता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो सकता है और थोड़ा-मोड़ा ऑक्सीजन भी हो सकता है, जो पर्याप्त आपके लिए नहीं है। अब ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड हो या नाइट्रोजन हो, यह बॉडी में जाकर फेफड़ों के साथ अन्य अंगों में जाकर क्षतिग्रस्त करता है और श्वसन का बीमारी उत्पन्न हो जाता है, ठीक है? तो ये चीज़ें होगा। मस्तिष्क व तंत्रिका तंत्र पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। लंबे समय से अगर कोई व्यक्ति वायु प्रदूषण वाला इलाका में रह रहा है, तो रहने से लेड की उपस्थिति से बच्चों में मानसिक विकास, लर्निंग आदि प्रभावित होते हैं। तो यानी अगर आप गंदे क्षेत्र में रहते हैं या ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहाँ पे वायु बहुत ज़्यादा प्रदूषण भरा रहता है, तो वहाँ पे जो आपके बच्चे होंगे मंदबुद्धि के हो सकते हैं, ज़्यादा डेवलप करने में दिक्कत होगा उसको, ठीक है? अन्य मानसिक या तंत्रिका तंत्र संबंधी बीमारी हो सकता है, जैसे हेडेक वगैरह, समझ गए? तीसरा है हृदय संबंधी समस्या। हृदय संबंधी समस्या कहने का मतलब है कि वायु में कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड की उपस्थिति विभिन्न हृदय संबंधी समस्या उत्पन्न करती है। अब चूँकि एयर पोल्यूटेड है, प्रदूषित है, तो उसमें विभिन्न प्रकार के हानिकारक गैस होता है। तो वह जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, जो क्या होगा कि आपके हृदय को समस्या उत्पन्न करेगा। तो हृदय का भी समस्या हो सकता है इससे। चौथा है आँखों से संबंधित समस्या। अब प्रदूषित हवा से आपका आँख भी जो है संक्रमित होता है, आँख भी क्षतिग्रस्त होता है, समझ गए? वायु प्रदूषण से आँखों में जलन होता है, ठीक है? जैसे आप जो है फॉग में जाइएगा, धुंध में जाइएगा, धुआँ जिसको बोलते हैं, उसमें अगर आप जाइए तो आपके आँख से आँसू निकलने लगते हैं, क्या जलन होने लगता है, होता है ना? तो आँख में जलन होने लगेगा वायु प्रदूषण से, आँखों से पानी आना, आँखों का संक्रमण होना आदि समस्याएँ आँख में हो सकते हैं, समझ गए? आगे देख लीजिए, आगे आपको बताते हैं, बहुत सारे अच्छे-अच्छे बीमारी होते हैं वायु प्रदूषण से, ठीक है? अब यहाँ पे आप लोग पढ़ लिए कि हृदय रोग होगा, श्वसन का रोग होगा, ठीक है ना? मस्तिष्क व तंत्रिका तंत्र का रोग होगा, आँखों का रोग होगा, ये आपको बता दिए, ठीक है? तो ये कुछ रोग था जो वायु से होने वाला होगा, ठीक है? प्रदूषित वायु से। अब एयरबोर्न डिजीज कौन-कौन सा है, लिस्ट आपसे पूछेगा। ये वे जीवाणु जो वायु में छींकने व खाँसने से वातावरण में फैल जाते हैं तथा दूसरे व्यक्ति को रोग से ग्रसित कर देते हैं, हवा जनित रोग यानी वायु जनित रोग कहलाता है। वायु जनित एयरबोर्न डिजीज का मतलब है कि एयरबोर्न डिजीज का मतलब है कि हवा में वायु में छींकने और खाँसने से वातावरण में फैल जाता है और वातावरण से जो स्वस्थ व्यक्ति उसके अपने श्वसन के ज़रिए ग्रहण कर लेगा, तो वह भी ग्रसित हो जाएगा, समझ गए ना? तो वही जो है एयरबोर्न डिजीज होता है, एयर के थ्रू होने वाला बीमारी। तो एयर के थ्रू होने वाला बीमारी में इन्फ्लुएंजा हो सकता है, समझ गए? इन्फ्लुएंजा हो सकता है,
टीबी हो सकता है जिसे क्षय रोग कहते हैं, एंथ्रेक्स हो सकता है, चेचक हो सकता है, डिप्थीरिया हो सकता है। तो यह सब वायु जनित रोग है जिसके जो है वायु से फैलने वाला रोग ये सब हो सकता है, समझ गए। तो ये चीज़ें आपको मैंने बता दिया। अब आपसे क्वेश्चन एक और पूछ सकता है कि आप प्रदूषित वायु को जो है कैसे वायु प्रदूषण को कंट्रोल करना है तो कैसे कंट्रोल करेंगे। तो आप खुद सोचिए, आपको जो है पॉइंट में लिखना है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर ऐसे दे दे के अब जितना मन हो सके 15 से 20 पॉइंट आराम से आप लिख सकते हैं कि आप वायु प्रदूषण को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, समझ गए। वायु प्रदूषण के ऊपर तो आप लोग 5वां, 6ठा में, 10वां में बहुत लेख लिखे हैं, तो उसमें आपको वायु प्रदूषण को कैसे कंट्रोल करना है, आप अब आ गए हैं यहाँ तक आ गए हैं तो खुद से सोचिए कि आप कैसे जो है वायु प्रदूषण को कम करेंगे, उसको लिए कंट्रोल करने के लिए क्या क्या करेंगे। तो अगर पूछेगा तो लिख दीजिएगा, बाकी हमने यहाँ पे बता ही दिया, समझ गए। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे अभी तक जितना पढ़े हैं इसका इंग्लिश यहाँ पे दिया गया है, आप अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, जो भी इंग्लिश वाले हैं, समझ गए। तो इंग्लिश वाले के लिए यहाँ पे टोटल इंग्लिश में दे रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पढ़िएगा। ओके, चलिए देखते हैं आगे प्रश्न। अब आगे प्रश्न है माय डियर, कहता है आप लोग को हम फूड प्रिजर्वेशन पढ़ा चुके हैं, खाद्य परिरक्षण पढ़ा चुके हैं कि खाद्य को जो है हम लोग खाद्य परिरक्षण क्या होता है, फूड एडल्ट्रेशन भी पढ़ा चुके हैं, खाद्य अपमिश्रण भी पढ़ा चुके हैं। अब एक प्रश्न आता है कि हम खाद्य पदार्थों को भोजन परिरक्षण के कौन कौन से विधियाँ हैं जिससे हम जो है फूड प्रिजर्वेशन खाद्य परिरक्षण को कर सकते हैं, मतलब खाद्य पदार्थों को किन किन विधियों के द्वारा खराब होने से बचा सकते हैं। ठीक है, कौन कौन सी विधि है जिससे खाने वाले पदार्थ को हम लंबे समय तक सही सलामत रख सकते हैं, खराब होने से बचा सकते हैं, वह कौन कौन से विधि है, तो उस विधि को हमको बताना है। यानी फूड प्रिजर्वेशन के कौन कौन से मेथड है उस मेथड को हमको बताना है। तो कमर्शियल मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, समझ गए, यानी भोजन संरक्षण, भोजन को सही करके रखने की जो विधियां हैं वह अनेकों विधियां हैं। ठीक है, जैसे आप लोग दूध जो खाते हैं सुधा डेयरी का, अमूल डेयरी का, वो सब दूध जो होता है वह क्या होता है, संरक्षित करके रखा जाता है। अगर नॉर्मल दूध को आप एक से दूसरे दिन ले जाइए तो फट जाएगा, समझ गए ना, खराब हो जाएगा। लेकिन वही दूध को अगर उसे संरक्षण करके आप फ्रिज में रख दीजिएगा तो वही दूध जो है 2-2 दिन, 3-3 दिन तक रह जाता है, समझ गए। तो यह सब रखने का, सही सलामत रखने का एक तरीका होता है जिसमें अनेक मेथड अपनाए जाते हैं भोजन को सड़ने, गलने, खराब होने से बचाने के लिए, और वही जो है फूड प्रिजर्वेशन होता है, समझ गए। तो कौन कौन से विधि है चलिए देखते हैं। बहुत सारे विधि है। पहला है डिब्बा बंद करना, कैनिंग। कैनिंग कहने का मतलब है कि अनेक खाद्य पदार्थ जैसे दूध, शिशु का आहार, सूप, फलों के रस आदि को डिब्बा बंद करके सुरक्षित रखा जाता है, समझ गए। अब होता यह है डिब्बा बंद करना, खाद्य को पहले निर्जीवाणुकरण किया जाता है। खाद्य पदार्थों को 135 से 75 डिग्री सेंटीग्रेड तक कुछ सेकंड के लिए गर्म करके पहले से ठंडा किए हुए जीवाणु रहित वातावरण में डाल दिया जाता है। फलों सब्जियों की सुरक्षा सील बंद डिब्बों में पैक करके की जाती है। अब होता यह है, देखते होइएगा कि बहुत सारे जनरल स्टोर पर आपको जूस का डिब्बा मिलता है, ठीक है, जूस का डिब्बा मिलता है, पैकिंग मिलता है। अब खुद समझिए कि जो जूस अगर आप खुला रखकर जो दुकान पे आपको मशीन से जो है निचोड़ कर जो रस निकाल के जो जूस देगा, वह जूस निकाल कर 2 दिन तक गिलास में रख दीजिए, खराब हो जाएगा, खराब हो जाएगा, समझ गए। 5 दिन होगा तो कीड़ा भी लग जाएगा। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, उसी जूस को आप क्या कीजिए, हीट कर दीजिए, बहुत इतना तापमान पर हीट कर दीजिए, ठीक है, कुछ सेकंड के लिए हीट कर दीजिए। हीट करने के बाद उसे ऐसा वातावरण में रख दीजिए ठंडा होने के लिए जहाँ पे संक्रमण होने का नामो निशान नहीं है, और वहाँ पे रखने के बाद वह ठंडा हो जाए और उसको बिल्कुल सील पैक कर दीजिए डिब्बा में उसी जूस को, तो वह जूस जो है कई महीनों तक जो है रह जाएगा बिना खराब हुए। तो दुकान सब में यही जूस मिलता है जो आपको कई दिनों तक जो है नहीं खराब होता है, और आदमी सब कीन के रेडीमेड तौर पर अपना पीता है या मरीज सबको पिलाता है। तो ये जो है आपके यही कैनिंग होता है, डिब्बा बंद करके वह पैकिंग करके रखा जाता है। और जो द्रव होता है, जो खाद्य पदार्थ जो द्रव के रूप में हो, जैसे दूध, शिशु का आहार, सूप, फलों का रस, ये सबको डिब्बा में बंद करके रख कर जो है खराब होने से बचाया जाता है और लंबे समय तक जो है इससे सही सलामत रखा जाता है। ओके, आगे चलिए। दूसरा है फ्रीजिंग जमाना। जमाना का मतलब होता है कि कुछ खाद्य पदार्थ जैसे फल, सब्जियां, वसाएं, मांस, मछली आदि को जमाने की तकनीक से सुरक्षित किया जाता है। इन्हें इस विधि के द्वारा 8 से 10 माह तक सुरक्षित रखा जा सकता है। अब आप लोग देखते होइएगा कि बाज़ार में आपको ऐसे ऐसे मछली मिलेंगे जो तो मृत्यु हो गया रहता है, जो डेथ हो गया रहता है, बट उसको काटने के बाद भी उसमें से ब्लड आता है काला काला, और वह जो है एकदम टाइट रहेगा, लेकिन एकदम लगेगा कि फ्रेश है। जैसे आप लोग देखते होइएगा आपके उधर बचवा मछली होता है, बड़ा बड़ा समुद्री मछली, जो आपको लाएगा गाँव सबके ओर और उसे काट काट के जो है आपको बेचता है, देखते होइएगा।
तो वह बर्फ़ में रख के रखा रहता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसे फ्रीजिंग करके रखा जाता है, ठीक है? जमा कर रखा जाता है। अगर उसे जमा कर फ्रिज में नहीं रखेगा तो वह खराब हो जाएगा, समझ गए? सड़ जाएगा वह मछली, गंध देने लगेगा। खाना तो छोड़, उसके पास में जाने का मन नहीं होगा। तो इस प्रकार से जो है इसमें फ्रीजिंग में फल को, सब्जी को, वसाएँ मतलब फैट को, मांस, मछली आदि को जमा कर आप 8 से 10 महीने तक सुरक्षित रख सकते हैं खाने योग्य तक, समझ गए? तो ये होता है फ्रीजिंग। तीसरा होता है संरक्षण मिलाना। मीन्स संरक्षण मिलाने का मतलब है माय डियर, यहाँ पे देख लीजिए आपके सामने में है। संरक्षण मिलाने का मतलब है कि संरक्षण से खाद्य पदार्थ खराब नहीं होता है। अगर आहार में 2 प्रकार के संरक्षण प्रयुक्त होते हैं। संरक्षण का मतलब होता है कि जैसे हमारे पास कोई एक चीज़ है खाने वाला, उसमें कोई दूसरा चीज़ मिला दे जो उसका लाइफ को बढ़ा देता हो, एक्सटेंड कर देता हो, मतलब उसके खराब होने का जो समय है उसको बढ़ा देता हो कोई दूसरा पदार्थ मिलाने से, तो यही संरक्षण मिलाना होता है। पहला है ए नंबर का श्रेणी ए का संरक्षण, क्लास 1 का प्रिजर्वेशन। इस विधि में चीनी, नमक, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, अल्कोहल, मसाले, सिरका और मधु आते हैं, ठीक है? तो इस जो श्रेणी 1 का जो संरक्षण है, प्रिजर्वेशन है, इसमें चीनी, नमक, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, अल्कोहल, मसाले, सिरका और मधु आते हैं। ये जो है आपके फर्स्ट हो गया, ठीक है? संरक्षण वाला में। दूसरा है श्रेणी 2 के संरक्षक मतलब क्लास 2। इसमें बेंजोनिक एसिड, साल्ट, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रेट, सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। यह आपका हो गया दूसरा तरह का। ये रसायन सूक्ष्म जीवाणु वृद्धि रोकते हैं और यह एक विशेष मात्रा में कुछ विशेष खाद्य पदार्थों में डाले जाते हैं। मतलब अगर आपको कोई खाद्य पदार्थ को बचाकर लंबे समय तक रखना है तो आप जो है क्या करते हैं, उसमें कुछ रासायनिक पदार्थ को मिला देते हैं। जो रासायनिक पदार्थ क्या करता है कि सूक्ष्म जीवों को वृद्धि को रोक देता है, जिससे खाद्य पदार्थ जो है खराब नहीं होता है। अब आप बताइए खाद्य पदार्थ क्यों खराब होता है? खाद्य पदार्थ इसीलिए खाने वाला चीज़ खराब हो जाता है क्योंकि उसके आप जो है उसे कहीं ना कहीं खुला छोड़ देते हैं, ठीक है? कहीं ना कहीं जो है नमी में उसको रख देते हैं, मतलब ऐसे तरीके से उसको रखते हैं कि वह जो है किसी न किसी नमी बाहरी कॉन्टेक्ट में आता है और उसमें सूक्ष्म जीव जो है धीरे धीरे विकसित होने लगेगा। जैसे जैसे समय बीतते जाएगा उसमें और ज़्यादा सूक्ष्म जीव का वृद्धि होते जाएगा और जिस चीज़ में सूक्ष्म जीव प्रवेश कर जाए वह दूषित हो जाता है, खराब हो जाता है। जब बॉडी को खराब कर सकता है सूक्ष्म जीव, तो खाने वाला सामान तो आम बात है उसको भी खराब कर देगा। तो इसके लिए जो है आपके कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिसमें ए श्रेणी 1 को मिला दिया जाता है, तो कुछ दिनों तक वह जो है बना रहता है खाने योग्य। ओके। चौथा है चीनी। चीनी शुगर, सामान्यतः फलों की सुरक्षा शक्कर मिला के की जा सकती है। कुछ ऐसे भी आपके खाने वाला सामान है जिसमें आप शक्कर चीनी मिला देते हैं शुगर, तो उसका जो लाइफ होता है वह बढ़ जाएगा, मतलब ख़राब होने का जो समय है अगर 2 दिन में ख़राब हो जाएगा तो उसमें चीनी मिला दीजिएगा तो वह 4 दिन तक सही रहेगा, 5 दिन 10 दिन तक सही रहेगा, ठीक है ना? तो यह चीनी मिलाना कुछ ऐसे फलों में मिलाया जाता है। पाँचवा में है रेडियोधर्मी किरण की उपचार। रेडियोधर्मी किरण की उपचार का मतलब है कि इसमें विभिन्न फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन का प्रयोग विभिन्न प्रकार के खादों को संरक्षित रखने के लिए किया जाता है। खाद्य उद्योगों में रेडियोधर्मी किरण का प्रयोग बहुत अधिक किया जाता है। इनका उपयोग बेकरी उत्पादों पर फफूंद लगने से रोकने के लिए किया जाता है। पेय पदार्थों के पानी का शोधन भी रेडियोधर्मी किरणों द्वारा किया जाता है। जैसे बेकरी कहने का मतलब है कि जो आप केक वुक वगैरह खाते हैं, ठीक है ना? जो पाव रोटी वगैरह ये सब खाते हैं तो ये बेकरी प्रोडक्ट होता है। अब इन सब को कैसे रखा जाता है लंबे समय तक, क्योंकि ये सब बनाया जाता है, ये सब कच्चा माल होता है, अगर सही से नहीं बनाएगा तो कुछ ही दिन में ख़राब हो जाएगा। लेकिन ये सब का जो है संरक्षण इसी रेडियोधर्मी किरण के द्वारा करके पैक करके रखा जाता है, तभी जाके जो है 2-2 महीना 6-6 महीना जो है आपका एक्सपायरी डेट रहता है कि 6 महीना में भी ये ख़राब नहीं होगा। समझ रहे हैं ना? एक है सुखाना, ड्राइंग। ड्राइंग का मतलब होता है कि दूध को बड़े स्तर पर मिल्क प्लांट में मशीनों शुष्कों द्वारा सुखाया जाता है और हवा बंद डिब्बों में सील कर दिया जाता है। इस विधि से दूध को कई दिनों तक सुरक्षित जो है रखा जाता है। बहुत ऐसे सामान हैं जिसको आप सुखाकर जो है क्या कर सकते हैं, उसे लंबे समय तक खाने योग्य रख सकते हैं। जैसे गोभी जो होता है, गोभी, फूल गोभी, कॉलीफ्लावर, समझ गए? या अन्य भी और भी सारे चीज़ होते हैं जो अगर आप उसको कच्चा या हरा छोड़ देते हैं तो वो 2 से 4 दिन में ख़राब हो जाएगा, गलने लगता है। लेकिन अगर गोभी को आप धूप में छोटा-छोटा काट के धूप में सुखा दीजिए तो वही सूखने के बाद जो है उसमें से हरापन ख़त्म हो जाएगा, मीन्स उसमें से सूक्ष्म जीव जो है नष्ट हो जाएगा सूख कर। तो वही चीज़ जो है आप लोग देखते होइएगा कि बरसात के समय में सूखी के सब्ज़ी लोग बना के खाता है, समझ गए? चूँकि बरसात में दिक्कत हो जाता है सब्ज़ी-उब्जी का, तो लोग उसी जो है अपने पहले जो 5-6 महीना पहले सुखरी रखा है गोभी-वोभी का, उसको बना के खाता है, उस समय खराब नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि वह जो है सूख जाता है, सूखने के बाद वह जो है उसमें से सूक्ष्म जीव का नामो-निशान खत्म हो जाता है, जिससे वह आगे समय तक रहता है खाने योग्य, समझ गए ना? तो सुखाना एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा आप खाद्य पदार्थों को कई दिनों तक रख सकते हैं संरक्षित, ओके?
सातवां है क्रिएटिंग ए वैक्यूम, शून्य उत्पन्न करना, शून्य उत्पन्न करना। वैक्यूम मतलब समझ रहे हैं ना, निर्वात उत्पन्न करना। खाद्य पदार्थों को भी कैन फूड की तरह शून्य पैकिंग की जाती है। ऑक्सीजन नहीं होने से सूक्ष्म जीवाणु बढ़ते नहीं है, ठीक है ना, बढ़ते नहीं है। पैके पके या तैयार किए गए भोजन को प्लास्टिक की सशक्त थैलियों में हवा बंद करके पैक किया जाता है। जैसे आप कुरकुरे वगैरह खाते हैं, चिप्स वगैरह खाते हैं, तो वह कहीं न कहीं उससे पका कर बनाया जाता है, ठीक है? पहले उसको छानता होगा, जो भी करता होगा, उसको बनाता है। लेकिन जब पैकिंग करने की बात आती है, तो आप लोग देखते होइएगा कि आपको ₹5 का सामान किनिएगा, लेकिन उसके लिए जो है उसका जो पैकेट रहता है चिप्स-उप्स का, देखिएगा बड़ा-सा रहेगा और एकदम फूला हुआ लगेगा, लगेगा इसमें पूरा पैक ही है। लेकिन खोलिएगा तो पता चलेगा इसमें तो 4 पीस है। उसमें हवा भरा रहता है, मीन्स यही वैक्यूम जो है रहता है। मतलब उसमें जो है क्या किया जाता है, उसमें पैक किया जाता है जानबूझ के, जो है आपके उसमें शून्य पैकिंग किया जाता है, मीन्स उसमें ऑक्सीजन नहीं रहता है, समझ गए? उसमें क्या रहता है, उसमें जो है आपके हवा बंद किया जाता है, ठीक है? जानबूझ के उसमें हवा को बंद किया जाता है, ऑक्सीजन नहीं रहता, क्योंकि ऑक्सीजन जैसे ही उसमें रहेगा तो वह जो है खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें ऑक्सीजन मिलने से सूक्ष्मजीव का वृद्धि होने लगेगा, समझ गए ना? इसलिए जानबूझ के उसमें आर्टिफिशियल हवा भरा जाता है, ताकि ये खाद्य पदार्थ लंबे समय तक बना रहे और कुरकुरा भी बना रहे। इसीलिए चिप्स वगैरह सब कितने-कितने महीने तक चलते हैं, समझ गए ना? आगे है यूजिंग हाई टेम्परेचर। यूजिंग हाई टेम्परेचर कहने का मतलब है कि जैसे पास्चुराइजेशन जो होता है, उसमें हाई टेम्परेचर व उच्च दाब और उच्च ताप पर ही जो है उपयोग होता है। बहुत ज़्यादा तापमान पर जो है गर्म करके फिर धीरे-धीरे जो है उसे ठंडा करके तब पैकिंग किया जाता है। तो हाई तापमान पर आप किसी भी चीज़ को गर्म करते हैं, तो जो उसके अंदर की जो जीवाणु है, जो सूक्ष्म जीव है, वो नष्ट हो जाता है। और जैसे ही नष्ट हो जाएगा तो क्या होगा कि उसको आप जो है कई दिनों तक जैसे आप नॉर्मल समझिए कि कोई दूध लाते हैं बाज़ार से और उसको आप अगर गर्म नहीं करते हैं तो वह ख़राब हो जाता है। लेकिन उसी को अगर गर्म कर देते हैं तो वह 1-2 दिन तक रह जाता है आराम से। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि गर्म करने के बाद वह जो है उसमें बॉयल आ जाता है, उबाल आ जाता है और उबाल जब आ जाता है तो उबलता कब है? जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मिल जाता है तरल को, तो उबलने लगता है और इतना टेम्परेचर पर क्या होता है, सूक्ष्मजीव पूर्णतः नष्ट हो जाता है। और जब कोई चीज़ नष्ट हो जाएगा सूक्ष्मजीव, तो ऑटोमेटिक उससे जो है क्या होगा, वह जो चीज़ 1 दिन चलने वाला होगा वह 2 दिन चलेगा, 4 दिन चलेगा। तो दूध को भी इसीलिए गर्म करके रखा जाता है कि दूध ज़्यादा दिन तक 1-2 दिन तक चलेगा। नहीं गर्म करके रखने पर वह थोड़ा देर में ही खराब हो जाता है, क्योंकि उसमें सूक्ष्मजीव जो है धीरे-धीरे विकसित होने लगता है। चूँकि वह फ्रिज में रहता है, तो फ्रिज में रहने पर सूक्ष्मजीव उसमें वृद्धि नहीं करता है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन नहीं मिलता है, उसमें उसको फ्रीजिंग मिलता है, समझ गए ना? लेकिन जैसे ही वह नॉर्मल वातावरण में आता है फ्रिज से बाहर, तो उसमें सूक्ष्मजीव का वृद्धि होने लगता है, क्योंकि वह ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में आ जाता है, समझ गए? इसलिए वह खाद्य पदार्थ अगर दूध को नहीं उबालिएगा तो ज़्यादा देर तक सही नहीं रहेगा, समझ रहे हैं ना? यही चीज़ होता है। तो हाई टेम्परेचर पर आप किसी चीज़ को उबाल देते हैं तो उसका जो खराब होने का जो समय सीमा है वह जो है बढ़ जाता है, मतलब ज़्यादा दिन में खराब होगा, जो 2 दिन में होगा वह 10 दिन में होगा, समझ रहे हैं ना? पानी में खौलाना, इस प्रक्रिया में खाद्य पदार्थों को खौलते पानी में कुछ मिनटों तक जो है भिगोया जाता है। अब कुछ ऐसे भी खाद्य पदार्थ होते हैं जिसको आपको 4-5 दिन खाना है, तो आप क्या करते हैं, उसको एक खौलते हुए पानी में जो है उसको उबाल दीजिए और उबाल कर रख दीजिए, तो वह खराब जो है आपके कुछ दिन के बाद होगा, समझ गए ना? तो यही चीज़ होता है और आराम से खाने वाला रहेगा। पास्चुराइजेशन, आंशिक निर्जलीकरण, इस प्रक्रिया का प्रयोग दूध, फलों के रस और मदिरा में सूक्ष्म जीवों को नियंत्रित करने में किया जाता है। तो जो पास्चुराइजेशन मेथड होता है, वह पास्चुराइजेशन मेथड भी यही होता है कि इसमें जितने भी तरल दूध, फल का रस, मदिरा होता है, इसमें से सूक्ष्म जीवों को नष्ट करता है पास्चुराइजेशन, और जाके जो पदार्थ है उसको बड़े आराम से लंबे समय तक यूज कर सकते हैं, समझ गए? तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। चलिए एक बार रिपीट कर देते हैं कौन कौन सा तरीका है जिससे आप खाद्य पदार्थों को संरक्षित कर सकते हैं। ओके, पहला है डिब्बा बंद करके रखना यानी कैनिंग। दूसरा है फ्रीजिंग मतलब जमाना। तीसरा है संरक्षण मिलाना, मतलब कोई दूसरा पदार्थ किसी चीज़ में मिलाकर रखना जिससे उसका समय सीमा बढ़ जाए खराब होने का। चौथा है चीनी, कुछ चीज़ें में चीनी मिला देने से वह चीज़ें खराब जल्दी नहीं होती है। पाँचवा है रेडियोधर्मी किरण उपचार, मतलब रेडिएशन के द्वारा कुछ खाने वाले पदार्थ को हम लंबे समय तक रख सकते हैं सही से। छठा है सुखाना, ड्राइंग। ड्राइंग कहने का मतलब है कि हम किसी चीज़ को सुखाकर, ठीक है ना, उसको लंबे समय तक रख सकते हैं सही से। शून्य उत्पन्न करना मतलब वैक्यूम उत्पन्न करना, जैसे जितने भी आपको कैन फूड है जो आपके कैन में मिलता हो, जैसे चिप्स, कुरकुरे, पैकिंग वाला जो भी सामान हो जिसमें आपको लगता हो कि इसमें हवा भरा है, तो बेसिकली उसमें हवा जो है होता है लेकिन ऑक्सीजन नहीं होता, ठीक है? वह हवा जो है आपको जानबूझ के उसमें डाला जाता है ताकि जो पदार्थ है वह एक कैन फूड की तरह उसमें लंबे समय तक रह सके और प्लास्टिक के एक मजबूत थैली में बंद करके उसे
पैक किया जाता है ताकि ये पदार्थ खाने योग्य बना रहे, ठीक है ना। 8वां है यूजिंग हाई टेम्परेचर, मतलब उच्च तापमान के प्रयोग करके हम जो है जीवाणुओं को नष्ट करते हैं, और जीवाणु को नष्ट करेंगे तो जो खाद्य पदार्थ है या जो गीला हुआ सामान है वह सूख जाएगा, खत्म हो जाएगा उसका गुण सूक्ष्म जीव का, तो वह जो है लंबे समय तक रहेगा। तो हाई टेम्परेचर के उपयोग करके हम किसी भी चीज़ को खाने योग्य लंबे समय तक खाद्य पदार्थों को सही से रख सकते हैं। पानी में खौलाना, अब कुछ पदार्थ है जिसको हम कुछ मिनटों तक खौलाकर भिगोकर रखते हैं खाद्य पदार्थों को, तो वह जो है खाने योग्य बनता है, ठीक है। 10वां है आंशिक निर्जीवीकरण, जिसे पाश्चुराइजेशन कहते हैं। इसमें दूध, फलों के रस, मदिरा, इन सभी से सूक्ष्म जीवों को नियंत्रित करने का एक बेस्ट तरीका है आंशिक निर्जीवाणुकरण। बहुत अच्छा प्रश्न है, देखिएगा जरूर, समझिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आप जान लीजिए पीएचसी होता क्या है। पीएचसी एक होता है प्राइमरी हेल्थ केयर, तो यहाँ पे प्राइमरी हेल्थ केयर नहीं है, ये पीएचसी यानी प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, ठीक है। चलिए देखिए, यह ग्रामीण समुदाय एवं चिकित्सक के मध्य पहला संपर्क होता है। देखिए आपके पीएचसी से नीचा सरकारी स्तर पर जो पहला जो अस्पताल होता है ना, वह होता है सब सेंटर, ठीक है, सब सेंटर, उपकेंद्र। इस उपकेंद्र पर आपके डॉक्टर नहीं होते हैं, बातें को समझ रहे हैं। डॉक्टर कहाँ से शुरू होते हैं, यह प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर से ही शुरू होते हैं, ठीक है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर से ही आपके जो है डॉक्टर शुरू होते हैं सरकारी में। तो वही इसीलिए बोल रहा है कि यह ग्रामीण समुदाय एवं डॉक्टर यानी चिकित्सक के बीच पहला संपर्क होता है। मतलब प्राइमरी हेल्थ सेंटर पहला ऐसा जगह है जहाँ पे लोगों को डॉक्टर से संपर्क होता है, ठीक है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का गठन मैदानी क्षेत्र के 30,000 जबकि पर्वतीय और आदिवासी क्षेत्र की 20,000 की जनसंख्या को कवर करने हेतु किया गया है। अब आपसे कोई पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है बार बार, कि जो पीएचसी होता है, पीएचसी कितने के जनसंख्या पे बनाए जाते हैं। तो ये जो पीएचसी होता है मैदानी क्षेत्र में, समतल क्षेत्र में 30,000 की जनसंख्या पर एक पीएचसी, जबकि यहीं पे अगर बात करेगा पर्वतीय क्षेत्र में, आदिवासी ट्राइबल क्षेत्र में, तो वहाँ पे जो है आपके यह 20,000 के जनसंख्या को एक कवर करता है। बातें को समझ गए। चलिए, इसकी स्थापना एवं रख रखाव राज्य सरकारों के न्यूनतम बुनियादी आवश्यकता कार्यक्रम मिनिमम बेसिक नीड प्रोग्राम के अंतर्गत होता है। अब ये जो आपका ये जो पीएचसी होता है, पीएचसी का रख रखाव खर्च वगैरह कौन देखता है, तो राज्य सरकार के जो मिनिमम बेसिक नीड प्रोग्राम है, न्यूनतम बुनियादी आवश्यकता जो कार्यक्रम है, इसके अंतर्गत यह सारा रख रखाव देखा जाता है। इसमें रोगियों के लिए 4 से 6 बिस्तर होते हैं। पीएचसी पर कितना बिस्तर होता है, 4 से 6 बिस्तर होता है, तथा रोगों के निदान संबंधी कुछ सुविधाएं भी उपलब्ध होते हैं, जैसे जांच वगैरह, दवाई वगैरह, ये सब उपलब्ध होते हैं, ठीक है। तो ये सारे चीज़ आपके पीएचसी पर उपलब्ध हो जाता है। तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दिया। तो ये तो हो गया पीएचसी के बारे में बेसिक जानकारी कि बेसिक पीएचसी को कौन ऑपरेट करता है, पीएचसी कितने जनसंख्या पर होते हैं, ठीक है, पीएचसी में कितने बेड होते हैं, तो ये सारी चीज़ें मैं बता दिया। अब यहाँ पे उसी चीज़ का मैंने यहाँ पे इंग्लिश दे दिया है, चाहे तो आप इंग्लिश में इसे बेहतर तरीके से समझ सकते हैं जिनको इंग्लिश में करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ हो गया। अब मैं यहाँ पे आपको मैं बता दूँ कि अब यहाँ से महत्वपूर्ण चीज़ें आपके शुरू हो रहे हैं, ध्यान से एकदम आप जो है इसे अच्छे से देखिएगा। स्टाफ पैटर्निंग ऑफ पीएचसी। अब स्टाफ पैटर्न हम लोग देखने चल रहे हैं। सबसे पहले एक होते हैं चिकित्सा अधिकारी, जिसे हम लोग मेडिकल ऑफिसर कहते हैं। यहाँ पे पीएचसी पर एक मेडिकल ऑफिसर होते हैं, और यही जो है मेन जिम्मेदारी मेडिकल ऑफिसर जो है यही देख रेख करते हैं। पीएचसी इन्हीं के अंदर में होता है, एमओ के। यहाँ पे एक नर्स होती है, ठीक है, एक नर्स जो है यहाँ पे होती है। उसके बाद यहाँ पे स्वास्थ्य कार्यकर्ता, महिला में एएनएम एक होती है यहाँ पे, ओके। फीमेल हेल्थ वर्कर, जिसे एएनएम कहते हैं हम लोग, एक होती है। फार्मासिस्ट भी यहाँ पे एक होता है अपना, और ब्लॉक एक्सटेंशन एजुकेटर, यहाँ पे एक जो है एजुकेटर होते हैं जो स्वास्थ्य शिक्षा देते हैं, वह भी एक होते हैं, ठीक है। और एएनएम की तरह यहाँ पे एक पुरुष में भी स्वास्थ्य सहायक होते हैं, हेल्थ असिस्टेंट एक पुरुष में होते हैं, और एक हेल्थ असिस्टेंट महिला में होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें को आप लोग को ध्यान में रखना है। उसके बाद एक कनीय लिपिक होता है, एक वरिष्ठ, एक लोअर डिवीज़न, एक अपर डिवीज़न होता है। उसके बाद एक लैब टेक्नीशियन अपना जो है होता है। साथ में यहाँ पे एक ड्राइवर भी आपको देखने को मिलता है, और साथ में यहाँ पे 4th ग्रेड के 4 होते हैं, जिसमें क्लीनर, स्वीपर वगैरह सब माली वगैरह होते हैं। तो इस प्रकार से यह 4 4th ग्रेड टोटल देखा जाए तो टोटल यह संख्या में आपका जो है 15 होता है, ठीक है। तो पीएचसी पर टोटल 15 स्टाफ जो है मिलते हैं आपको। कितने कैटेगरी के स्टाफ हैं मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे देख लीजिए, चिकित्सा अधिकारी 1, नर्स 2, स्वास्थ्य कार्यकर्ता 3, फार्मासिस्ट 4, एंड उसके बाद प्रखंड विस्तार शिक्षक 5,
ठीक है। स्वास्थ्य सहायक 6, उसके बाद है स्वास्थ्य सहायक महिला 7, वरिष्ठ लिपिक 8, वरिष्ठ कनिष्ठ वरिष्ठ जो है 9 हुआ, और प्रयोगशाला लैब टेक्नीशियन 10, ड्राइवर 11, चतुर्थ वर्गीय 12। ठीक है। तो कुल मिला के जो है आपके 12 श्रेणी 12 टाइप्स के स्टाफ जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। कुल मिला के यह 15 संख्या में टोटल रहते हैं पीएचसी पर। और देखिए सब है एक एक, बाकी सिर्फ ज़्यादा है वह 4th ग्रेड है 4 है, सब एक एक है। चाहे फार्मासिस्ट बोले तो एक, चाहे फीमेल हेल्थ वर्कर बोले तो एक, ठीक है, चाहे आपका हेल्थ एजुकेटर बोले तो एक, ठीक है, सारा चीज़ें एक एक है। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि कितने कैटेगरी के होते हैं। उन 12 कैटेगरी में एक कैटेगरी जो 4th ग्रेड का है वही आपके 4 होंगे, बाकी सब एक एक होंगे। ठीक है, चाहे ड्राइवर हो, चाहे लोअर डिवीजन, अपर डिवीजन, क्लर्क हो, सब एक एक है। बातें को समझ गए। टोटल यहाँ पे 15 है। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए, एक बार और देख लीजिए। वरिष्ठ सहायक है, स्वास्थ्य सहायक महिला है, स्वास्थ्य सहायक पुरुष है, प्रखंड शिक्षक है, फार्मासिस्ट है एक, एएनएम एक, नर्स एक और एमओ एक। ठीक है, मतलब नर्स मतलब जो स्टाफ ग्रेड ए होती है सीनियर नर्स वो होंगी। बातें को समझ रहे हैं ना। बाकी एएनएम तो होंगी ही। स्वास्थ्य सहायक मेल फीमेल दोनों होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, मैंने बता दिया। चलिए अब आता है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के क्या कार्य है। भाई फंक्शन ऑफ प्राइमरी हेल्थ के सेंटर, यानी प्राइमरी हेल्थ सेंटर के जो है आप फंक्शन बताइए, ये पूछा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं। प्राइमरी हेल्थ सेंटर के बहुत सारे कार्य हैं। क्या क्या कार्य हैं, ये कार्य समझना जरूरी है ताकि आप समझ सके कि हाँ पीएचसी पर क्या क्या होता है। जब तक कार्य नहीं समझेंगे तब तक आपको चीज़ें क्लियर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए। सबसे पहला, अब एक कार्य मैं बता रहा हूँ तो ऐसा नहीं है कि ये कार्य आपको सीरियल लिखना है, बस जानकारी के लिए कि हाँ कौन कौन से कार्य होता है दिमाग में आपको रखना है। जैसे पहला तो यही है कि देखभाल चिकित्सीय कार्य होता है यहाँ पे, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा है स्वच्छ आपूर्ति एवं आधारभूत स्वच्छता का ध्यान रखना। यहाँ पे जो काम होता है वो काम में सबसे महत्वपूर्ण होता है कि स्वच्छ आपूर्ति एवं आधारभूत स्वच्छता का ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पे स्वच्छता और आधारभूत स्वच्छता का और स्वच्छता आपूर्ति का ध्यान रखा जाता है। स्थानीय बीमारियों की रोकथाम एवं उपचार, यहाँ पे जो पीएचसी पर कोई भी जहाँ पीएचसी है उसके आसपास कोई बीमारी है उसको कैसे रोकथाम, कैसे उसका ट्रीट करना है, इसका काम किया जाता है। प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य, परिवार नियोजन सहित जैविक सांख्यिकी का संग्रह एवं रिपोर्ट करना। पीएचसी का काम है कि जितने भी प्रजनन है, बाल स्वास्थ्य है, परिवार नियोजन है, इन सब का डाटा तैयार करना है। ठीक है ना। उसके बाद पाँचवा है, इसका काम है स्वास्थ्य शिक्षा देना। इनका काम है परामर्श देना लोगों को जिनको समस्या हो। आधारभूत प्रयोगशाला सेवाएं, यहाँ पे आधारभूत जो बेसिक नीड होता है, प्रयोगशाला लैब जो होता है वो होता है यहाँ पे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम, यहाँ से राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम को भी ऑपरेट किया जाता है। एंड लास्ट है ग्राम स्वास्थ्य मार्गदर्शक, ठीक है ना, विलेज हेल्थ गाइड, ठीक है ना, विलेज हेल्थ गाइड, स्थानीय दायी स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं तथा स्वास्थ्य सहायकों को प्रशिक्षण देना। पीएचसी के अंतर्गत, चूँकि पीएचसी देखा जाए तो सबसे निचला स्तर का ठीक ठाक जो है एक केंद्र होता है, उससे नीचा सब सेंटर होता है। उस सब सेंटर पर आपको कोई ज़्यादा चीज़ होता नहीं है, तो ठीक ठाक वाला आपके पीएचसी होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे जितने भी ग्राम स्वास्थ्य मार्गदर्शक है, स्थानीय दायी है, स्वास्थ्य कार्यकर्ता है, स्वास्थ्य सहायक है, इन सब का प्रशिक्षण देना यहाँ पे जो है किया जाता है। बातें को समझ गए। अब उसी चीज़ का मैंने यहाँ पे इंग्लिश दे दिया कि मेडिकल केयर, चिकित्सीय देखभाल, टेकिंग केयर ऑफ क्लीन सप्लाई एंड बेसिक हाइजीन, यहाँ पे स्वच्छता का ध्यान रखा जाता है। यहाँ पे आसपास जो स्थानीय बीमारी होता है उसका उपचार और उसका रोकथाम करना। ठीक है, यहाँ पे जो फैमिली प्लानिंग है, चाइल्ड हेल्थ है, रिप्रोडक्टिव है, इन सब का जो है क्या बनाना, डाटा संग्रह करना। हेल्थ एजुकेशन, स्वास्थ्य शिक्षा देना। ठीक है ना। यहाँ पे बेसिक जो लैब होता है उसका सुविधा होता है। नेशनल हेल्थ प्रोग्राम यहीं से ऑपरेट किया जाता है, शुरू किया जाता है। साथ में यहाँ पे जितने भी कार्यकर्ता होते हैं उनको प्रशिक्षण देना। तो इस प्रकार से यह पीएचसी का कार्य हो गया। मैंने आपको पीएचसी का स्टाफ पैटर्न बता दिया। ठीक है, पीएचसी क्या होता है वो मैंने बता दिया। साथ में मैंने पीएचसी के फंक्शन को भी जो है आपको यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया। तो अब इसी प्रकार से मैं कोशिश करता हूँ कि छोटा छोटा वीडियो लाऊं और आप लोग कोशिश कीजिएगा कि वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, पूरा देखिएगा तो समझ में आएगा, वरना क्या ही फ़ायदा। 30 मिनट के बनाए फिर भी 2 ही मिनट, और 10 मिनट के बनाए फिर भी 2 ही मिनट, क्या फ़ायदा देखने का फिर। और फिर
बहुत लोग कहते हैं कि मेरे समझ में नहीं आता है, क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। तो शुरू से पढ़िएगा नहीं, अच्छे से देखिएगा नहीं, आधा घंटा समय नहीं दीजिएगा तो फिर बहुत मुश्किल होने वाला है। बातें को समझ रहे हैं? चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से आप क्या समझते हैं? मीन्स सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से आप क्या समझते हो? ठीक है, पहला तो ये पूछेगा कि CHC कम्युनिटी हेल्थ सेंटर से आप क्या समझते हैं, पहला। दूसरा ये होगा कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के स्टाफ पैटर्न को समझाएं। मीन्स जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है इसके जो स्टाफिंग जो पैटर्न है, इस पैटर्न को समझाना है। ठीक है, पैटर्न को क्या करना है, समझाना है। ओके, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के विभिन्न कार्यों का विवरण दीजिए। तो आपसे 3 क्वेश्चन पूछेगा। पहला तो ये कि आप क्या समझते हैं, दूसरा ये कि स्टाफ पैटर्न को बताइए CHC का, और तीसरा ये कि इसके विभिन्न कार्यों को बताइए। तो ये क्वेश्चन आपसे लॉन्ग में पूछेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो है यहाँ पे अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं। ओके, चलिए। तो सबसे पहले आपको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बारे में बताना होगा, CHC के बारे में, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के बारे में। तो ध्यान देकर देखिए, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा के अंतर्गत सेवाएं उपलब्ध कराती है। मीन्स ये जो आपका CHC होता है यह कोई शहरी लेवल पर नहीं होता है। अब मान गए कोई शहर के व्यक्ति वह गांव की तरफ इलाज कराने आएगा, नहीं आएगा। तो ये जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होता है ये ब्लॉक लेवल पर होता है, ये ब्लॉक में प्रखंड में स्थित होता है। अब जो प्रखंड में होता है वो तो गांव के लोग ही पहुंचते हैं ना, तो यह इसीलिए यह केंद्र जो है ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा के अंतर्गत सेवा उपलब्ध कराता है, मीन्स सर्विस देता है। ठीक है, यह मैदान क्षेत्र में 1,20,000 जबकि आदिवासी और पर्वतीय क्षेत्र में 80,000 की जनसंख्या को कवर करता है। मीन्स एक जो आपका CHC होता है, एक CHC जो है यह 80 से लेकर 1,20,000 के जनसंख्या को कवर करता है। कहाँ पे 80,000? तो पर्वतीय और आदिवासी क्षेत्र में 80,000, और 1,20,000 के जनसंख्या कहाँ? तो मैदानी क्षेत्र में। इतना के जनसंख्या को यह क्या करता है, कवर करता है। ठीक है, प्रत्येक सामुदायिक विकास खंड में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना की जाए। अभी मैंने बताया कि विकास खंड का मतलब वही होता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जो होते हैं BDO, उन्हीं के अंतर्गत जो है यह विकास खंड होता है, जिसके अंतर्गत जो है सामुदायिक केंद्र की स्थापना प्रखंड में की जाती है। ठीक है, ये बेसिक चीज़ समझ गए। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर एक सर्जन होते हैं, एक फिजिशियन होते हैं, एक स्त्री रोग विशेषज्ञ होती है और एक बाल रोग विशेषज्ञ होते हैं। कुल मिला के 4 जो है डॉक्टर होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर एक जनरल सर्जरी के डॉक्टर होते हैं, सर्जन होते हैं, एक फिजिशियन मेडिसिन के होते हैं, एक स्त्री रोग होते हैं और एक बाल रोग यानी चाइल्ड हेल्थ के विशेषज्ञ होते हैं। ठीक है, 4 डॉक्टर होते हैं। प्रत्येक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर 30 बिस्तर होते हैं। स्वास्थ्य केंद्र में कितने बिस्तर? 30 बिस्तर होते हैं। ठीक है, 30 बिस्तर है। एक एक्सरे कक्ष मतलब एक एक्सरे रूम होता है, एक प्रस्तुति कक्ष जहाँ पे डिलीवरी करवाया जाता है, और एक ऑपरेशन थिएटर और एक जो है आपके लैब होते हैं जहाँ पे जो है सुविधाएं होती है। यह 4 प्राथमिक केंद्रों के लिए एक रेफरल केंद्र का काम करता है। मीन्स एक जो आपके CHC होते हैं इसके अंतर्गत 4 जो है PHC आपके आते हैं, रेफरल का काम करता है 4 PHC का। ठीक है, तो CHC के बारे में आप लोग समझ गए। आगे चलिए। अब यहाँ पे आपसे पूछेगा कि विभिन्न स्टाफ पैटर्न को समझाए। तो स्टाफ पैटर्न में तो 4 चिकित्सक यानी 4 डॉक्टर्स जो होते हैं वो तो समझ गए कि एक स्त्री रोग, एक सर्जरी, एक मेडिसिन और एक चाइल्ड के प्रत्येक एक के 4 डॉक्टर होंगे। ठीक है, और उसके बाद नर्स में कुल 7 जो है नर्स होती है। जैसे नर्स मिडवाइफ के कम्युनिटी हेल्थ नर्स होती है, एक नर्स द्वितीय होती है और एक ग्रेड नर्स 1 होती है। कुल मिला के 7 जो है यहाँ पे नर्स होती है। ठीक है, 7 4 11 हुआ। ड्रेसर की बात करेगा तो एक ड्रेसर यहाँ पे होते हैं। ठीक है, ड्रेसर। ओके, एक फार्मासिस्ट या उसी को कंपाउंडर बोलते हैं, वह संख्या में 1 होता है। ठीक है, प्रयोगशाला सहायक जो होते हैं, लैब असिस्टेंट, वह भी 1 होता है। रेडियोग्राफर जो एक्सरे वगैरह करता है वह भी 1 होता है। वार्ड बॉय जो कि ये भी जो है संख्या में आपके 1 होते हैं। सफाई कर्मचारी आपके यहाँ पे ज़्यादा होता है क्योंकि सफाई कर्मचारी का देख रेख जो है तीनों शिफ्ट में साफ का काम ज़्यादा होता है। धोबी जो लॉन्ड्री का काम करता है वो 1 होता है। माली जो देख रेख करता है बगीचों का, पेड़ पौधे का, वह 1 होता है। और चौकीदार वह भी 1 होता है संख्या में। तो मैं आपको बता दूं, आपको ये नाम याद रखना है कि कौन कौन होता है। संख्या बहुत आसान है याद करना, बस सफाई कर्मचारी जो होगा वह 3 होगा, और ज़्यादा संख्या में नर्स होगी 7 और डॉक्टर होंगे 4। तो यही 3 जो है ज़्यादा संख्या में है, सफाई कर्मचारी, नर्स और डॉक्टर। बाकी सब 1 1 के संख्या में। ठीक है, आगे चलिए।
अब यहाँ पे देख लीजिए, एक आपका आया मिलेगा और एक चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी मिलेगा जो कि संख्या में 1 होगा। कुल मिला के यहाँ पे 25 जो है आपके होते हैं, ठीक है। तो कुल यहाँ पे जो है 25 होता है। बात किया जाए ऐसे इसको ऐड कीजिएगा तो 24 होगा, लेकिन एक जो होता है ना वह वाहन अगर है तो वाहन के लिए ड्राइवर तथा मांगलिक कार्य हेतु लिपिक रखा जाता है ज़रूरत के हिसाब से। तो कुल मिला के 25 जो है आपका बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया स्टाफ पैटर्न। याद करना बड़ी आसान है, मात्र 3 ही ऐसा पोस्ट है जो ज़्यादा संख्या में है। डॉक्टर कितने हैं? 4 है। नर्स कितने हैं? 7 है। और सफाई कर्मचारी कितने हैं? सफाई कर्मचारी जो है आपके 3 है, ठीक है। बाकी सब एक एक के संख्या में, तो एक एक बाकी सब अगर पोस्ट याद है तो नंबर लिखना आसान है कि कौन कितना होता है। और बाकी एक जो है ज़रूरत के हिसाब से, अगर ड्राइवर है तो एक ड्राइवर, और या फिर मंगलिक कार्य करवाना है तो उसके लिए लिपिक एक रखा जाता है अलग से, तो वो 25 हो जाता है कुल मिला के, ठीक है। समझ गए। अब आता है सीएचसी का जो है कितने जो है कौन कौन से कार्य होते हैं। सीएचसी का कम्युनिटी हेल्थ मतलब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का क्या क्या जो है यहाँ पे काम होता है, ठीक है। काम है तो चलिए काम को देखिए। काम के लिए यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, मैं बता देता हूँ। काम के लिए सबसे आगे आपसे पूछेगा सीएचसी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। काम अगर आपसे पूछेगा तो यहाँ पे विशेषज्ञ सेवाएं जैसे मेडिसिन, सर्जरी, स्त्री रोग और शिशु रोग प्रदान करना। यहाँ पे अगर किसी को मेडिसिन दिखाना है फिजिशियन होते हैं, सर्जन का काम है तो सर्जरी रहता है वहाँ पे, स्त्री रोग है तो स्त्री रोग डॉक्टर से दिखाइए, बच्चे को दिखाना है तो शिशु रोग से दिखाइए। मतलब यहाँ पे विशेषज्ञ जो है होते हैं, ठीक है। यहाँ पे सभी प्रकार के थेरेप्यूटिक और रोग निवारक चिकित्साएं सेवा प्रदान किया जाता है। मीन्स यहाँ पे सभी प्रकार के आपको उपचारात्मक और रोग निवारण के चिकित्सीय सेवा उपलब्ध कराया जाता है, ठीक है। जबकि सब सेंटर पर पीएचसी पर सभी प्रकार के उपलब्ध नहीं होता है, समझ रहे हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए परामर्श सुविधा उपलब्ध कराना। चूँकि सीएचसी है तो पीएचसी से ऊपर होता है, तो यह पीएचसी के जो है परामर्श देने का भी काम करता है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के कार्यों को निगरानी व निरीक्षण करना। अब सीएचसी पीएचसी से ऊपर है तो यह पीएचसी के कार्यों को ऑब्जर्वेशन करेगा, सुपरविजन भी करेगा, ठीक है। सभी राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों का क्रियान्वयन एवं सक्रिय सहभागिता होना। सीएचसी क्या करता है? सीएच देखिए, जितने भी हेल्थ आपके हेल्थ सिस्टम है, जितने भी हेल्थ संस्था है, स्वास्थ्य संस्था है, चाहे पीएचसी हो, सीएचसी हो, मेडिकल कॉलेज हो, यह सब जो है अपने स्तर पर जो है क्या करता है, कार्यक्रमों का क्रियान्वयन जो है समय समय पर करते रहता है, तो इसका भी काम है। शिशु स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन की सेवाएं प्रदान करना। सीएचसी का ये भी काम है कि यह शिशु का भी स्वास्थ्य और परिवार नियोजन का भी सेवा जो है प्रदान करता है, ठीक है। रोगियों को स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध नहीं होने पर जिला अस्पताल या फिर टीचिंग अस्पताल के लिए रेफर करना। सीएचसी जो होता है, देखिए पीएचसी जो है किसको रेफर करेगा? सीएचसी को, ठीक है। सीएचसी को पीएचसी जो है रेफर करेगा सीएचसी में। अगर सीएचसी से नहीं होगा तो जो है यह कहाँ रेफर करेगा? सदर अस्पताल या फिर मेडिकल कॉलेज, ठीक है। सामने कहता है कि स्वास्थ्य आकलन को परिभाषित कीजिए। स्वास्थ्य आकलन के उद्देश्य क्या है? मेरे डियर, क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि स्वास्थ्य आकलन को परिभाषित कीजिए और स्वास्थ्य आकलन के उद्देश्य क्या है। स्वास्थ्य आकलन मतलब हेल्थ असेसमेंट। हेल्थ असेसमेंट का परिभाषित करना है और इसके उद्देश्य को लिखना है कि हेल्थ असेसमेंट का क्या उद्देश्य या उपयोग है, ठीक है। चलिए हम लोग इसको देखते हैं। सबसे पहले आपको इस टर्म को समझना पड़ेगा कि हेल्थ असेसमेंट होता क्या है। मेरे डियर, हेल्थ असेसमेंट कहा जाए तो कोई भी व्यक्ति हॉस्पिटल जाता है तो उसका तमाम तरीके के जो है उसको से सूचना एकत्रित किया जाता है और उस सूचनाओं के आधार पर उसे ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो ठीक यही जो सूचना तमाम तरीके के उसके बीमारी से जुड़े हुए, परिवार से जुड़े हुए जो भी समाज जो है सूचना इकट्ठा किया जाता है, एकत्रित किया जाता है, यही जो है आपके आकलन कहलाता है, स्वास्थ्य का आकलन कहलाता है, ठीक है। अब इस स्वास्थ्य के आकलन में हो सकता है उसके पूर्व के हिस्ट्री के बारे में पूछा जाए बीमारी के, ठीक है। हो सकता है उसको जो है आगे शारीरिक परीक्षण के बारे में पूछा जाए। तो इस तरीके से जो है स्वास्थ्य आकलन इकट्ठा किया जाता है, चाहे शारीरिक परीक्षण के माध्यम से हो, हिस्ट्री लेने के माध्यम से हो, इन सभी तरीक़ों से जो है सूचनाओं को एकत्रित किया जाता है और यही जो है स्वास्थ्य आकलन कहलाता है, ठीक है। देख लीजिए, हरमीन के अनुसार हरमीन एक आपका हेल्थ के सेक्टर में बहुत बड़े इन्होंने अपना वक्तव्य दिया कि स्वास्थ्य आकलन का, कि स्वास्थ्य आकलन एक सतत, एक कंटिन्यूटी, व्यवस्थित और ग्रहण क्रमबद्ध अवलोकन है। मतलब हरमीन ने कहा कि स्वास्थ्य आकलन एक सतत मतलब एक कंटिन्यू और एक व्यवस्थित और एक गहन और साथ में यह सीरियल क्रमबद्ध अवलोकन है बीमारियों के बारे में, रोगियों के बारे में, ठीक है।
यह शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं व्यक्तिगत आवश्यकताओं तथा स्वतः देखभाल में परेशानी एवं अन्य अव्यवस्था के देखभाल के बारे में सूचना एकत्रित करने की प्रक्रिया है। मैंने आपको पहले क्या बताया कि यह एक सूचना एकत्रित करने की प्रक्रिया है। अब ये सूचनाओं विभिन्न प्रकार से एकत्रित किया जा सकता है, या आपके शारीरिक इतिहास के बारे में, मानसिक इतिहास के बारे में, सामाजिक तौर पर आप कैसे हैं, व्यक्तिगत आपका क्या आवश्यकता है, इन या आपके खुद के देखभाल में परेशानी आ रहा है, तथा अन्य और सारे अव्यवस्था जो देखभाल के बारे में व्यक्ति को सूचनाओं को एकत्रित किया जाता है, वही स्वास्थ्य आकलन होता है। समझ गए। और स्वास्थ्य आकलन जो होता है यह एक सतत होता है, व्यवस्थित होता है, ग्रहण होता है, क्रमबद्ध अवलोकन होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग जो है आकलन के बारे में समझ गए। चलिए आकलन के बारे में समझ गए। दूसरे शब्दों में इसको और कहा जाए तो यह संपूर्ण शरीर या किसी अंग का परीक्षण या अध्ययन है जिससे मरीज की समान शारीरिक, मानसिक व सामाजिक स्थिति का निर्धारण किया जा सकता है। मेरे डियर, अगर हम ऊपर वाला चीज़ों को छोड़ दें, अगर हम ये सिर्फ ये 2 लाइन का देखें तो वही बात को कहता है। मतलब दूसरे शब्दों में, अदर वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि यह किसी भी व्यक्ति के संपूर्ण शारीरिक या फिर किसी अंग में जो है उसके परीक्षण का अध्ययन करना होता है, जिससे मरीज का समान शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्थिति का पता चलता है। ठीक है, नॉर्मली किसी व्यक्ति के या तो संपूर्ण शरीर का या शरीर के जिस भी अंग में समस्या होगा उस अंग का एग्जामिनेशन यानी परीक्षण या अध्ययन है। अब इसी परीक्षण या अध्ययन के द्वारा तो सूचना को एकत्रित करते हैं और उसके आधार पर आगे उसका ट्रीटमेंट चलेगा। तो जो ट्रीटमेंट से पहले जो मतलब जो आकलन जो भी चीज़ें इकट्ठा किया जाता है, सूचना जो आगे मदद मिलता है इलाज में, वही आपका आकलन कहलाता है। अब इस आकलन में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक सभी तरह की आवश्यकताओं और चीज़ों को एकत्रित किया जाता है। ठीक है, चलिए तो ये तो समझ गए। चलिए अब आगे मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको इस सब का PDF दे देता हूँ। PDF देखिएगा, समझाने के लिए मैं आपको टूटी फूटी भाषा में समझा सकता हूँ ताकि आपके माइंड में चीज़ें बैठे कि हाँ रियल में इसका मतलब क्या होता है। लेकिन अगर आप व्यवस्थित ढंग से लिखना है तो PDF तो दे ही रहे हैं, कैसे कैसे लिखना है आपके सामने भी दिख ही रहा है, और मैं आपको समझाता हूँ आसान भाषा में ताकि चीज़ों को समझ गए, रियल में मीनिंग क्या होता है इस चीज़ को आप समझे। ठीक है, अब चलिए ये जो पर्पज ऑफ हेल्थ असेसमेंट होता है, स्वास्थ्य आकलन है, इसका आखिर क्या उद्देश्य है, क्या पर्पज है, किन पर्पज के साथ जो है इसका काम होता है। मेरे डियर, स्वास्थ्य आकलन के निम्नलिखित जो है उद्देश्य होते हैं। कौन कौन उद्देश्य होते हैं देख लीजिए। पहला देखिएगा, समुदाय के सदस्यों की स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकता एवं समस्याओं को पता लगाने के लिए। किसी भी व्यक्ति के या किसी भी रोगी का, या कहा जाए कम्युनिटी में कोई भी मेंबर है, सदस्य है, उसका स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी नीड हो, आवश्यकता हो या फिर समस्या हो, दोनों चीज़ के पता लगाना हो तो हेल्थ असेसमेंट बहुत महत्वपूर्ण होता है। चूँकि ऊपर अभी देखे हैं कि इसके द्वारा हम स्वास्थ्य से जुड़ी हुई सभी आवश्यकता और समस्याओं को, सूचनाओं को एकत्रित करते हैं। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा पहला। दूसरा है स्वास्थ्य स्तर का निर्धारण करना, मतलब जो समुदाय के व्यक्ति है उनके स्वास्थ्य स्तर का जो है निर्धारण करना कि व्यक्ति का स्वास्थ्य हेल्थ लेवल कैसा है, गड़बड़ है, सही है, ठीक है, या मीडियम है। समुदाय के सदस्यों के साथ अच्छे पारस्परिक एवं व्यक्तिगत संबंध स्थापित करना। अब इस असेसमेंट के जरिए हम व्यक्ति के, रोगी के बीच में संबंध भी स्थापित करते हैं। तो वही कहता है कि समुदाय के सदस्यों के साथ अच्छे पारस्परिक और व्यक्तिगत संबंध स्थापित करना भी इसका एक उद्देश्य होता है। ठीक है, देखिए उद्देश्य पूछे या उपयोग पूछे, दोनों बात वही है। स्वास्थ्य सेवाओं के नियोजन एवं क्रियान्वयन में समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करना। अब स्वास्थ्य सेवा में और नियोजन में और क्रियान्वयन में समुदाय के व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा भाग ले, इसको सुनिश्चित करना, इसका भी काम होता है किसका, स्वास्थ्य आकलन का। एंड पाँचवा है समुदाय के सदस्यों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना ताकि उनके स्वास्थ्य का उत्तम स्तर प्राप्त किया जा सके। अब ये जो स्वास्थ्य आकलन होता है, स्वास्थ्य आकलन व्यक्ति के सूचनाओं के, व्यक्ति की स्थिति के बारे में बताता है, तो इससे बेहतर स्वास्थ्य सेवा मिलेगा, और जब बेहतर स्वास्थ्य सेवा मिलेगा तो किसी भी व्यक्ति के उत्तम स्तर को प्राप्त किया जा सकता है स्वास्थ्य का। और यही आपका क्या हो गया, यही 5 पॉइंट लिखा गया है कि जो है स्वास्थ्य आकलन का क्या उपयोग या उद्देश्य होते हैं, आपके सामने यहाँ पे हो गया। ठीक है, अब नीचे में इसका सबका इंग्लिश यहाँ पे दिया गया है। इंग्लिश वाले अपना इंग्लिश में पढ़ेंगे, हिंदी वाले अपना हिंदी में ध्यान दीजिएगा ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे बाद में। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अब एक क्वेश्चन आपसे और पूछ सकता है कि कंपोनेंट्स ऑफ हेल्थ असेसमेंट 5 नंबर में पूछता है कि कंपोनेंट ऑफ हेल्थ असेसमेंट मतलब जो स्वास्थ्य आकलन हम देखे हैं ना, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट एलिमेंट होते हैं उसको बताना है। मतलब किन किन घटकों के जरिए हम किसी व्यक्ति के सूचनाओं को, उसके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई चीज़ों को इकट्ठा करते हैं, मीन्स आकलन करते हैं, कौन कौन से इसमें घटक होते हैं, एलिमेंट होते हैं। देख लीजिए, स्वास्थ्य आकलन के मुख्यतः 3 घटक होते हैं। देयर आर मेनली 3 कंपोनेंट्स ऑफ हेल्थ असेसमेंट, मतलब 3 जो है कंपोनेंट होते हैं हेल्थ असेसमेंट का। ठीक है,
तीन कौन कौन सा होता है? एक होता है इतिवृत्ति लेना, हिस्ट्री टेकिंग, किसी भी व्यक्ति के परिवार का, खुद का, ठीक है, बीमारी का, पूर्व के ट्रीटमेंट का, ये सभी चीज़ों के बारे में व्यक्ति से जो पूछताछ किया जाता है वही जो है हिस्ट्री लेना होता है, हिस्ट्री टेकिंग होता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट कंपोनेंट होता है हिस्ट्री टेकन। यह हेल्थ असेसमेंट में शामिल होता है कि कोई भी मरीज से, कोई भी समुदाय के व्यक्ति जो दिखाने आ रहा है उससे इतिहास लिया ही जाता है, हिस्ट्री टेकन लिया ही जाता है। ठीक है, दूसरा है शारीरिक परीक्षण, फिजिकल एग्जामिनेशन। अब इस दूसरा पॉइंट है, किसी व्यक्ति का अगर हमें बीमारी का पता करना होता है तो उसके लिए फिजिकल एग्जामिनेशन बहुत महत्वपूर्ण है। शरीर के किसी भी अंग से आप पता कर सकते हैं इस फिजिकल एग्जामिनेशन के जरिए। इसमें अलग अलग पॉइंट होते हैं जिसके जरिए हम शरीर के अलग अलग हिस्सों के बारे में पता कर सकते हैं, शरीर के एग्जामिन करके, परीक्षण करके, टेस्ट करके। तो दूसरा पॉइंट शारीरिक परीक्षण। तीसरा है समान तथा विभिन्न जांचें। अब कुछ ऐसे जांचें होते हैं इन्वेस्टिगेशन जो क्या होता है कि बहुत सारे अलग अलग चीज़ों का अलग अलग जांच होते हैं। जैसे अगर लीवर में प्रॉब्लम है तो एलएफटी टेस्ट होता है, किडनी में प्रॉब्लम है तो केएफटी होता है, यूरिन में टेस्ट है तो यूरिन का एग्जामिनेशन होगा, हार्ट में प्रॉब्लम है तो आपको ईसीजी एक्सरे हो सकते हैं, फेफड़ा में प्रॉब्लम है तो एक्सरे हो सकते हैं। मतलब सभी के लिए अलग अलग बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन है, विभिन्न तरीके के जाँच है जिसके जरिए भी हम बीमारी को पता करते हैं। और यही तीनों चीज़ें मिल के आपको हेल्थ असेसमेंट बनाता है, यही तीन घटक है। तो एपिडेमियोलॉजी को परिभाषित कीजिए। एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड क्या है इसके बारे में बताना है हमको। तो यह भी क्वेश्चन आपको 5 नंबर में पूछ सकता है एपिडेमियोलॉजी के बारे में। तो आपको जब भी एपिडेमियोलॉजी के बारे में पूछे 5 नंबर में या 10 नंबर में, तो आपको एपिडेमियोलॉजी ट्रायड के बारे में जरूर लिखना है और एपिडेमियोलॉजी क्या होता है, इसका क्या उपयोग है, इसके बारे में भी जरूर लिखना है। ठीक है, चलिए आज बताते हैं दोस्तों। एपिडेमियोलॉजी का मैं सीधा आपको आमतौर पे बता देता हूँ। एपिडेमियोलॉजी का मतलब होता है कि जितना भी जनसंख्या है और जनसंख्या के बीच में कौन से बीमारी उत्पन्न हो रहा है, किस कारण से उत्पन्न हो रहा है, इस पर कैसे हमको नियंत्रण पाना है, कैसे रोकथाम पाना है, इन सारों चीज़ों का जो अध्ययन किया जाता है वही एपिडेमियोलॉजी कहलाता है। कॉमन सी बातें हैं, जैसे जनसंख्या के बीच में, जैसे हमारे देश में बहुत सारा जनसंख्या है और अगर देश के स्वास्थ्य विभाग को ये पता करना होगा कि हमारे देश में कौन से बीमारी का जो है कितना मरीज है, कितना नए बीमारी उत्पन्न हो रहा है, इस नए बीमारी का क्या नियंत्रण है, क्या रोकथाम है, कैसे उपचार होगा, तो इस सब चीज़ के पता करने के लिए ये जो जनसंख्या के बीच में जो एक अध्ययन किया जाता है, इसी अध्ययन को हम लोग एपिडेमियोलॉजी कहते हैं। सीधी सी बात है कि जनसंख्या के बीच में, ठीक है, जनसंख्या के बीच में बीमारी से रिलेटेड कोई भी तथ्य, चाहे बीमारी किस कारण हो, बीमारी पर कैसे नियंत्रण पाना है, नए बीमारी कैसे हो रहा है इसका पता लगाना है। ठीक है, तो इन सारे चीज़ों को अध्ययन ही जो है एपिडेमियोलॉजी कहलाता है। चीज़ों को समझ गए? चलिए अब यहाँ पे लिखा क्या गया है इस चीज़ को देख लीजिए। एपिडेमियोलॉजी में मानव जनसंख्या, मैंने क्या बताया, जनसंख्या, मानव जनसंख्या में मतलब वही है बीच में, स्वास्थ्य से संबंधी स्थिति, मतलब स्वास्थ्य से संबंधी स्थिति का मतलब समझते हैं ना कि कौन से बीमारी क्या है, बीमारी की हेल्थ का क्या रेट है, कौन सा बीमारी से लोग ज़्यादा ग्रसित है, इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, रोकथाम कैसे होगा, नई बीमारी कौन सा आ रहा है, तो इन सारे स्थितियों साथ में उसकी घटनाओं, ठीक है, के वितरण मतलब फैलाव एवं उसके निर्धारित मतलब उसके डिटर्मिनेंट और उस पर अध्ययन और उसके समस्याओं को नियंत्रण किए जाने वाले प्रयास और ज्ञान का अनुप्रयोग ही एपिडेमियोलॉजी कहलाता है। सीधी सी बात है कि मानव जनसंख्या के बीच में स्वास्थ्य से संबंधित स्थिति, जैसे क्या चीज़ कि बीमारी, स्वास्थ्य से समस्या, ठीक है, बीमारी किन कारणों से हुआ है, बीमारी पर कैसे कंट्रोल करना है, ठीक है, नए बीमारी कौन से हैं, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई कौन से समस्या है, इन सारे चीज़ों पर कैसे नियंत्रण पाना है, इसका प्रयास और ज्ञान का अनुप्रयोग या अध्ययन ही एपिडेमियोलॉजी कहलाता है। चीज़ों को समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है? चलिए अब आपसे क्वेश्चन लिखना पड़ेगा कि आखिर ये एपिडेमियोलॉजी का उपयोग क्या है, क्या इसका उद्देश्य है, बताइए। उद्देश्य या उपयोग कुछ हो पूछ सकता है आपसे, तो चलिए हम बताते हैं कि आखिर इस एपिडेमियोलॉजी का क्या जो है उपयोग है, यह अध्ययन का क्या उपयोग होता है। चूँकि यह एक वैज्ञानिक अध्ययन है तो इसका क्या उपयोग होता है, चलिए आज है इसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहले चीज़ें हैं, पहला है कम्युनिटी डायग्नोसिस हेतु। सबसे पहला होता है कि समुदाय में निदान हेतु इससे स्वास्थ्य समस्याओं के फैलाव का रोकथाम के जानने में मदद मिलती है। उदाहरण के लिए कितने % बच्चों में कुपोषण की बीमारी है, कितने % बच्चे में जो है पीलिया की बीमारी है। मतलब अगर हमें कम्युनिटी में या किसी भी जनसंख्या के बीच में ये पता करना हो कि कौन से बीमारी के कितने % मरीज है, ग्रसित है, तो ये हम एपिडेमियोलॉजी के अध्ययन करके पता कर सकते हैं। पहला पॉइंट उपयोग हो गया। दूसरा पॉइंट है एक समय अवधि मतलब एक समय टाइम पीरियड में समुदाय में हुए विशेष प्रकार की विकार यानी वही समस्या, बीमारी का आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी मतलब उसके फैलाव दर और किसी प्रोग्राम की निरंतरता का अध्ययन, जैसे उदाहरण के लिए टीकाकरण प्रोग्राम का अध्ययन।
अब देखिए होता है कि इसका प्रयोग हम जो है टीकाकरण प्रोग्राम का अध्ययन, जैसे टीकाकरण का कितना लाभ हुआ, कितना असर हुआ इस बीमारी पर, कितना रोकथाम किया, तो ये टीकाकरण प्रोग्राम के बारे में अध्ययन हम इस एपिडेमियोलॉजी के जरिए कर सकते हैं। क्योंकि टीकाकरण इसीलिए ना दिया जाता है कि उस विशेष बीमारी को रोका जाए, रोकथाम किया जाए, तो यह कितना ज़्यादा प्रभावी हुआ है या इसका कोई असर नहीं पड़ा है, तो यह एपिडेमियोलॉजी के जरिए टीकाकरण प्रोग्राम का अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है देखिएगा, किसी विशेष संक्रामक रोग से ग्रसित केस की शीघ्र पहचान कर महामारी होने से रोकना। अब एपिडेमियोलॉजी के अंतर्गत कोई ऐसे महामारी जैसे कोविड चल रहा था, तो उस दौरान उसको अगर एपिडेमियोलॉजी का अध्ययन नहीं किया गया रहता, एपिडेमियोलॉजी के अंतर्गत अगर अध्ययन नहीं किया गया रहता, तो न जाने अभी इसको और कितना दिन तक जो है झेलना पड़ता। एपिडेमियोलॉजी का जो है अध्ययन हुआ होगा तभी तो पता चला ना कि हाँ इसको ऐसे रोकथाम किया जा सकता है, इसके लिए ये वैक्सीन जो है बनना चाहिए वगैरह वगैरह, ये सब जो है एपिडेमियोलॉजी के तहत पता चलता है। जैसे हैजा रोग के रोगी का शीघ्र डायग्नोसिस उपचार करना, ताकि हैजा रोगी से जो है शीघ्र उपचार करके रोका जा सके, तो यह जो है आपके इसी के द्वारा पता चल सकता है। ठीक है, समुदाय में किसी महामारी के आउटब्रेक की जांच करना। अब कम्युनिटी में जो है बीमारी का जो है फैलाव दर कितना कम हुआ है, इस चीज़ को कैसे पता करना है, तो यह जो है एपिडेमियोलॉजी से पता कर सकते हैं उपयोग करके। ठीक है, साथ में प्रभावी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। एपिडेमियोलॉजी में अध्ययन करके कमी का अगर पता चल जाएगा तो आप उस पर बेहतर काम कर पाएंगे। ठीक है, उसको और ज़्यादा प्रभावी बनाने के लिए आप और ज़्यादा सेवा प्रदान करेंगे, तो यह जो है कौन मदद करता है, यह आपके यही मदद करता है एपिडेमियोलॉजी। तो देखिए सीधी सी बातें हैं, ये तो मैं आपको बताया 5 पॉइंट में, लेकिन मैं आपको सीधी सी बात बताता हूँ। एपिडेमियोलॉजी एक अध्ययन है, किसका अध्ययन है, तो एपिडेमियोलॉजी स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्याओं को अध्ययन करता है। अध्ययन करने के बाद यह बताता है कि कौन से बीमारी का फैलाव दर कितना है, कौन से बीमारी कितना तेज़ी से फैल रहा है तो इसका नियंत्रण कैसे किया जा सकता है, इस पर कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, और साथ में एक बेहतर स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने के लिए भी यह अध्ययन करता है। तो यही जो चीज़ें हैं एपिडेमियोलॉजी कहलाता है, और इस सारे के सारे जो है आपके जनसंख्या के बीच में होता रहता है, इसीलिए इसे जो है एपिडेमियोलॉजी कहा जाता है। समझ गए चीज़ को। तो इसके उपयोग या उद्देश्य के बारे में आप खुद से भी लिख सकते हैं। जब आपके डिफिनीशन इसको आप समझ गए तो आप इसको खुद से जो है चीज़ें को लिख सकते हैं कि यह जो है टीकाकरण प्रोग्राम का अध्ययन करता है। ठीक है, यह महामारी संबंधी बीमारियों का अध्ययन करता है, ये बीमारियों को रोकथाम करने और नियंत्रण करने का अध्ययन करने का उपयोग देता है। ठीक है, यह स्वास्थ्य सुविधा को प्रभावी बनाने का अध्ययन करता है। ठीक है, यह महामारी को आउटब्रेक की जाँच करने का जो है अध्ययन करता है। तो तमाम तरीके का इसका उपयोग है जो बताता हो कि हेल्थ को कैसे जो है हम बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गया, ये मैंने बता दिया। अब एक आपसे यहाँ पे इंग्लिश दिया गया है, आप लोग इंग्लिश यहाँ पे इसको देखिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आता है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायंगल क्या होता है। आपसे पूछेगा कि एपिडेमी ट्राइड के बारे में बताइए, एपिडेमियोलॉजी ट्राइड के बारे में बताइए, यानी त्रिक के बारे में बताइए। तो मेरे डियर त्रिक इसीलिए नाम दिया गया है क्योंकि इसमें 3 चीज़ें शामिल होता है। ठीक है, जैसे किसी भी रोग के होने में 3 कारकों की प्रमुख भूमिका होती है, इसीलिए इसे ट्राइड जो है नाम दिया गया। तथा रोग इन तीनों कारकों को अंतरक्रिया से होता है। इन तीनों कारकों को एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइड के रूप में दर्शाया जाता है। मेरे डियर आप लोग को एक चीज़ समझना पड़ेगा कि एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइड होता यह है कि इसमें 3 कारक शामिल होता है। कोई भी हेल्थ से जुड़ी हुई समस्या होगा ना आपको, तो ये 3 चीज़ें एकदम होगा ही होगा। अगर इस 3 में से कोई भी एक चीज़ें नहीं होगा तो आपको बीमारी नहीं हो सकता है, समस्या स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्या नहीं हो सकता है। तो ये 3 चीज़ें होना बहुत ज़रूरी होता है, और इसी 3 कारकों को हम लोग एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइड कहते हैं। इसमें तीनों में कौन कौन आता है, आपके सामने यहाँ पे फिगर बना है, देख लीजिए। एक आता है आपका एजेंट। एजेंट मतलब होता है क्या चीज़, एजेंट होता है, एक होता है आपका होस्ट होता है, और एक होता है आपका इन्वायरमेंट। ये तीनों कारक एक ट्रायंगल बनाता है, इसीलिए इसे ट्राइड यानी त्रिक कहा गया है। अगर मानिए इस तीनों में इन्वायरमेंट नहीं हो तो आपका बीमारी इस 2 कारण की बीमारी सिर्फ नहीं होगा। ठीक है, उसी प्रकार से बात किया जाए, अगर इस दोनों में ये दोनों रहे और होस्ट नहीं रहे तो आपको बीमारी नहीं होगा। चूँकि तीनों एक दूसरे से कनेक्ट है, एक त्रिक बनाता है, इसीलिए यह बीमारी में अहम भूमिका निभाता है। और इस किसी को कोई भी बीमारी होता है तो ये 3 चीज़ें उपस्थित होता ही होता है। ठीक है, चलिए ये चीज़ समझ गए। अब पहला समझिए एजेंट के बारे में। एजेंट होता है, यह वे कारक है जिनकी उपस्थिति या कमी या अधिकता से रोग होता है। एजेंट एक ऐसा कारक होता है जो आपको एक बीमारी के होने में बहुत बड़ा भूमिका निभाता है, जिनके उपस्थिति होने से और उसके कमी या अधिकता होने से रोग होता है। ठीक है, जैसे आपके भोजन में कौन से जीवाणु कितना है, इस जो है आपको इफेक्ट करता है। अगर आपके भोजन में बहुत ज़्यादा जीवाणु होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा, तो आपको बहुत ज़्यादा जो है खतरा पहुँचाएगा।
पहुँचाएगा, कम होगा तो कम खतरा पहुँचाएगा। और सीधा सीधी कहा जाए कि भोजन में अगर आपको सूक्ष्म जीव उपस्थित होगा तो वह जो है एजेंट कहलाता है। तो सूक्ष्म जीवाणु क्या हो गया, एजेंट का काम करता है, जो कहाँ पे है, भोजन में है। तो ये आपके जो है क्या हो गया, जैविक कारक हो गया। यह क्या हो गया, भोजन आपके जैविक कारक हो गया, और जीवाणु क्या हो गया, आपके एजेंट हो गया। और पर्यावरण जो है, जहाँ से आपको भोजन मिलता है वह पर्यावरण से ही मिलता है, आसपास के चीज़ों से ही, तो वो आपके पर्यावरण हो गया। तो इन तीनों के होने से ही आप जो है भोजन के माध्यम से जो बीमारी होता है वो आपको हो सकता है। तो एजेंट आप लोग समझ गए। दूसरा है वातावरण। वातावरण का मतलब होता है ये बाहरी सामाजिक भौतिक जैविक कारक है जो रोग के होने में सहायक बनते हैं। अब आप लोग जानते हैं कि वातावरण बहुत बड़ा रोल निभाता है आपकी बीमारी पर। यह सामाजिक रूप से, भौतिक रूप से, जैविक रूप से, तीनों रूप में यह सहायक होते हैं। कैसे, देख लीजिए। जैसे आपके सामाजिक रूप से या तो आप बेरोजगार होंगे, या आप गरीब होंगे, या आपका सांस्कृतिक कारक, यह समाज में होने वाला, विद्यमान होने वाला चीज़ है और इनसे भी व्यक्ति को प्रॉब्लम होता है। ठीक है। भौतिक कारक जैसे जल वायु प्रदूषण, बहुत सारे प्रदूषण होते हैं। जैविक कारक जैसे कुछ जीव के कारण, जैसे मक्खी मच्छर, ये सब आपके पर्यावरण में ही उपस्थित होते हैं। जल वायु प्रदूषण ये भी पर्यावरण में ही उपस्थित होते हैं, और यह भी सब के सब आपके पर्यावरण इन्वायरमेंट में ही होते हैं। तो इस प्रकार से ये आपके तीनों कारक पर्यावरण में आते हैं, और यह तीनों जो है आपके बीमारी उत्पन्न करने में अहम भूमिका निभाते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे लास्ट वाला है होस्ट। होस्ट के बारे में देखिए। होस्ट से संबंधित कारक, ये कारक वे हैं जो मनुष्य से संबंधित है, जिनमें से होने के रोग की संभावना कई गुना बढ़ जाता है। उदाहरण के लिए कुपोषण, कम सक्रिय जीवन शैली, मानसिक तनाव, ठीक है, धूम्रपान, मदपान, हाई रिस्क सेक्सुअल बिहेवियर। अब ये जो होस्ट होता है, यह होस्ट जो है खुद व्यक्ति से ही संबंधित होता है, मनुष्य से ही संबंधित होता है। जैसे व्यक्ति अच्छा भोजन नहीं करेगा तो कुपोषण होगा, व्यक्ति का अगर लाइफ स्टाइल सही नहीं है तो उससे भी समस्या होगा, व्यक्ति का अगर मेंटल अगर स्ट्रेस है तो उससे भी समस्या होगा, व्यक्ति अगर स्मोकिंग करता है तो एल्कोहलिज्म करता है तो उससे भी समस्या होगा, हाई रिस्क सेक्सुअल बिहेवियर अगर व्यक्ति के अंदर है तो यह भी समस्या करता है। तो ये सब के सब जो है होस्ट जो होता है खुद व्यक्ति से ही संबंधित होता है, जिसके कारण रोग होने की संभावना कई गुना बढ़ जाता है। तो देखिए ये जो तीनों कारण है, तीनों रोग होने के कारक ही हैं, तीनों कारक ही हैं। कौन कौन? होस्ट, एजेंट और इन्वायरमेंट, तीनों बीमारी होने का कारक ही है। इस तीनों के कारण ही बीमारी होता है। अगर इस तीनों में से कोई भी एक नहीं रहेगा तो उस बीमारी नहीं होगा। लेकिन आजकल बीमारी बहुत ज़्यादा होता है, तो कहीं ना कहीं ये तीनों चीज़ें वहाँ पे मौजूद होता ही होता है। इसीलिए हम लोग इसको एपिडेमियोलॉजी ट्राइड कहते हैं। ट्राइड कहते हैं क्योंकि इसमें तीन चीज़ें शामिल होता है, और एपिडेमियोलॉजी इसलिए लगाया गया है क्योंकि यह जनसंख्या के बीच में होता है ये सारे समस्या, इसलिए एपिडेमियोलॉजी ट्राइड कहा गया है। चीज़ों को समझ गए। कहेगा कि घरेलू स्तर पर जल का शुद्धिकरण के बारे में लिखे 5 नंबर में, ज़्यादा में नहीं। ओके, तो चलिए, चाहे छोटे स्तर का है, मतलब घर का स्तर, मतलब छोटे स्तर पर ही, तो चलिए हम लोग देखते हैं। अब देखिए, पानी के घरेलू स्तर पर शुद्धिकरण हेतु 3 विधियों का प्रयोग होता है। देखिए, छोटे स्तर पर या घरेलू स्तर की बात करेगा तो वहाँ पे जल, मतलब पानी के शुद्धिकरण के लिए, प्यूरिफिकेशन के लिए जो है 3 विधि महत्वपूर्ण है, छोटे स्तर पर या घरेलू स्तर पर। कौन कौन है? पहला है बॉयलिंग मेथड, समझ गए, बॉयलिंग मेथड। उसके बाद है रासायनिक केमिकल द्वारा, केमिकल डिसइंफेक्शन के द्वारा, और तीसरा है फिल्ट्रेशन, मतलब छानना। तीसरा है, ये 3 विधि है जिसके द्वारा हम छोटे स्तर पर, या यूँ कहा जाए तो घरेलू स्तर पर जो है हम पानी को शुद्धिकरण करते हैं। कोई दिक्कत नहीं, चलिए देखते हैं। ये हो गया हमारा। अब देखिए, पानी को हम शुद्ध क्यों करते हैं? पानी को हम शुद्ध इसीलिए करते हैं कि अगर कोई गंदगी भरा पानी है तो उस पानी को पीने से हमारा स्वास्थ्य गड़बड़ा जाएगा, बीमार पड़ जाएंगे। तो उससे पहले जो है, चूँकि पानी में बहुत सारे केमिकल मिले रहते हैं, जैसे हो गया आर्सेनिक वगैरह हो गया, लोहा ज़्यादा मात्रा में भी हो सकता है, बहुत सारे मतलब मिले रहते हैं। तो उसको शुद्धिकरण के लिए, गंदगी को हटाने के लिए सब विधि अपनाई जाती है। तो चलिए, पहला मेथड हमने देखा, उबालना, बॉयलिंग। यह जल को शुद्ध करने का सर्वाधिक आसान घरेलू तरीका है। बॉयलिंग मेथड कम खर्चीला भी है और सबसे आसान मेथड भी है, हर घर में उपलब्ध होता है, समझ गए। इसमें पानी को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर 5 से 10 मिनट तक लगातार उबाला जाता है। इससे जल में उपस्थित जीवाणु व जो ओवम होता है वह नष्ट हो जाता है। अब हम लोग जानते हैं कि पानी का जो उबाल होता है वह 100 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंचने पर पानी हमारा उबलने लगता है, समझ गए। तो ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम अगर 5 से 10 मिनट तक पानी को उबाल देंगे तो पानी में जो भी सूक्ष्म जीव है, जो भी उसमें अंडा है, ओवम है, नष्ट हो जाएगा, फिर पानी एकदम स्वच्छ हो जाएगा। इसीलिए देखते होइएगा कि लोग गाँव में जो है गर्म पानी पीते हैं। तो गर्म पानी, कोई ऐसा थोड़ी ना है कि गर्म पानी और ठंडा पानी, यही अंतर हो जाता है कि जो ठंडा पानी में जो है सूक्ष्म जीव जो हो सकता है वह गर्म पानी में नहीं रह पाता है, क्योंकि वहाँ पे एकदम जो है पानी उबाल जाने पर उसमें का सूक्ष्म जीव या फिर उसका लार्वा खत्म हो जाता है, जो हम और आप नग्न आँखों से नहीं देखते हैं लेकिन उसमें हो सकता है, समझ गए।
इसमें जल कीटाणु रहित हो जाता है, मतलब विदाउट कीटाणु के जल हो जाता है। उबालने से जल में मौजूद कैल्शियम कार्बोनेट पेंदे में बँट जाता है, मतलब पेंदी जो होता है ना बर्तन का, उसमें बैठ जाते हैं। वह जल जो है हार्डनेस में भी कम हो जाता है। तो उबाल कर हम जल के कठोरता को भी जो है कम कर सकते हैं। चूँकि आप लोग अगर ठंडा पानी पीजिए, तो ठंडा पानी पीजिएगा तो वहाँ पे आप लोग देखते होइएगा कि ठंडा पानी जो होता है वह जो है ज़्यादा हल्का-सा कठोर टाइप का होगा। लेकिन जैसे ही पानी को आप उबाल दीजिएगा तो पानी सॉफ्ट हो जाता है, एकदम मुलायम-मुलायम लगता है, समझ गए ना? तो उबालने से पानी के कीटाणु भी नष्ट हो जाते हैं, लार्वा भी नष्ट हो जाता है और पानी जो है आपके नरम भी हो जाते हैं, कठोर कम हो जाते हैं। ओके? फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट है आपके सामने, कहता है रासायनिक क्रियाओं द्वारा शुद्धिकरण। रासायनिक क्रियाओं द्वारा शुद्धिकरण का मतलब है माय डियर कि अलग-अलग रासायनिक पदार्थ है, केमिकल है, जिसके द्वारा हम जल को शुद्ध करते हैं। आप लोगों को पता है उसके लिए ब्लीचिंग पाउडर आता है, क्लोरीन आता है, समझ गए? अलग-अलग रासायनिक केमिकल है जिसके प्रयोग करके हम घरेलू स्तर पर भी पानी को शुद्ध कर सकते हैं, समझ गए ना? तो चलिए हम आपको एक-एक करके दिखाते हैं। रासायनिक विधि में पहला जो विधि है वह हमारा ब्लीचिंग पाउडर है, समझ गए? अब आप लोग देखते होइएगा ब्लीचिंग पाउडर का जो है इस्तेमाल किया जाता है साफ़-सफ़ाई में भी। तो ब्लीचिंग पाउडर द्वारा यह सफ़ेद रंग का एक पाउडर होता है जो क्लोरीन गैस को चूने के साथ मिक्स होने से बनता है। ब्लीचिंग पाउडर जो है क्लोरीन गैस और चूने के साथ मिलने से बनता है। ताज़े ब्लीचिंग पाउडर से कम 35% तक प्राप्त क्लोरीन गैस पाई जाती है। अगर आपका ब्लीचिंग पाउडर ताज़ा है, नया है, तो चूँकि ब्लीचिंग पाउडर में चूना और क्लोरीन गैस मिक्स होके ब्लीचिंग पाउडर बनता है, तो अगर आपका ब्लीचिंग पाउडर ताज़ा है और अच्छा है तो कम से कम उसमें 35% पर्याप्त क्लोरीन गैस तो उसमें मिल ही जाएगा, समझ गए? और यही क्लोरीन गैस क्या करता है आपको कि जल को शुद्ध करता है। पानी को शुद्ध करने हेतु उसे 1 घंटा तक रासायनिक पदार्थ के संपर्क में रखा जाता है ताकि कम से कम 0.5 mg क्लोरीन आ जाए। अधिक गंदे पानी को इसके द्वारा साफ़ नहीं किया जा सकता है। ब्लीचिंग पाउडर जो है ज़्यादा मामले में अगर ज़्यादा आपके गंदे हैं, ठीक है ना? अगर आपके ज़्यादा पानी गंदे हैं, तो ब्लीचिंग पाउडर आपको जो है पानी को ज़्यादा साफ़ नहीं कर सकता है क्योंकि चूना जो ब्लीचिंग पाउडर है उसमें ऑलरेडी चूना की मात्रा ज़्यादा है, ब्लीचिंग का मात्रा क्लोरीन की मात्रा कम है। तो आपके यह अच्छा से पानी को साफ़ नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी साफ़ करेगा। जितना शक्ति क्लोरीन का है, उतना शक्ति से साफ़ करेगा, समझ गए? तो ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं दूसरा पॉइंट है हमारा क्लोरीन घोल के द्वारा। अब क्लोरीन के द्वारा जो है हम पानी को साफ़ कर सकते हैं। इसको तैयार करने हेतु 4 केजी ब्लीचिंग पाउडर को 20 लीटर पानी में मिलाया जाता है। अब हम लोग जानते हैं कि जो ब्लीचिंग पाउडर है उसमें मात्र 35% ही क्लोरीन गैस होता है। तो अगर मान गए हम 4 केजी अगर ब्लीचिंग पाउडर अगर पानी में मिलाते हैं 20 लीटर पानी में, तो क्या होगा कि इस प्रकार से जो घोल तैयार होगा उस मिश्रण में 5% क्लोरीन होती है और वह पानी के मिश्रण जो क्लोरीन वाला होगा उससे हम और सारे ढेरों पानी में डालकर साफ़ कर सकते हैं, समझ गए? क्लोरीन घोल का मतलब होता है कि जैसे हम ब्लीचिंग पाउडर लेंगे, समझ गए? और ब्लीचिंग पाउडर 4 केजी लेंगे और मात्र 20 केजी पानी में रखेंगे। अब इससे होगा क्या कि ब्लीचिंग पाउडर तो मानेंगे उसमें चूना भी है और क्लोरीन भी कम मात्रा में है। तो जो क्लोरीन पानी में मिल जाएगा, उस पानी को हम अलग कर लेंगे, चूना को अलग कर देंगे, समझ गए? और वह चूँकि क्लोरीन एक प्रकार से गैस के रूप में उसमें उपस्थित है, तो वह जल में आसानी से घुल-मिल जाएगा। अब वह जो जल में घुल जाएगा, उसको हम अलग कर लेंगे और फिर उसका इस्तेमाल उस मिलन वाला जो पानी मिला हुआ है उसमें क्लोरीन होगा, उसका इस्तेमाल जो है हम कहाँ करेंगे? दूसरे जगह पर करेंगे, पानी को शुद्ध करने के लिए, समझ गए? तो क्लोरीन गैस हो गया यहाँ पे। आगे है हाई टेस्ट हाइपोक्लोराइड। हाइपोक्लोराइड के द्वारा यह चूने से बना एक मिश्रण है, इसमें 60 से 70% क्लोरीन होता है, यह स्टेबल कंपाउंड होता है। तो जो हाइपोक्लोराइट होता है यह भी आपके चूना से ही बना है, ब्लीचिंग भी चूना और क्लोरीन से ही बना है और हाइपोक्लोराइट भी यह भी जो है चूना का मिश्रण ही होता है, लेकिन इसमें क्लोरीन की मात्रा 60 से 70% होती है और यह एक स्टेबल कंपाउंड होता है, समझ गए? और चौथा पॉइंट है रासायनिक में क्लोरीन टैबलेट आता है। आप लोग देखते होइएगा कि आपके घर के आसपास अगर ब्लू कलर के जो पानी होता है जैसे स्विमिंग-वुमिंग में उसमें इसी क्लोरीन जो है इस्तेमाल किया जाता है, समझ गए? कम मात्रा में पानी के शुद्धिकरण हेतु काम में आता है, समझ गए? यह टैबलेट आप जो है पानी के हिसाब से रखते हैं और यह कम पानी को शुद्ध करने में काम में आता है क्लोरीन टैबलेट, ओके? पोटेशियम परमैंगनेट व आयोडीन के द्वारा भी हम पानी को शुद्ध कर सकते हैं, समझ गए? तो ये सब जो है रासायनिक कंपाउंड है जिसके ज़रिए हम पानी को शुद्ध करते हैं, चाहे वो ब्लीचिंग हो, चाहे वो क्लोरीन घोल हो, चाहे क्लोरीन टैबलेट हो, चाहे हाइपोक्लोराइट हो, ये सब के सब रासायनिक पदार्थ हैं, ओके? अब जो है एक देख लिए बॉयलिंग देख लिए, दूसरा रासायनिक पदार्थ है, तो तीसरा देखते हैं छानना मतलब फ़िल्ट्रेशन। अब फ़िल्ट्रेशन देखिए,
घरों में पानी के शुद्धिकरण हेतु अनेक प्रकार के फ़िल्टर उपलब्ध हैं, जैसे चेम्बरलेन फ़िल्टर, वर्कफ़ील्ड फ़िल्टर, बहुत सारे फ़िल्टर हैं। उसमें से एक उदाहरण आपको आरओ केंट देखते होइएगा, आजकल बहुत लगता है, तो वह भी पानी शुद्धिकरण के फ़िल्टरेशन ही करता है, समझ गए? इन फ़िल्टर को समय-समय पर हफ़्ते में 1 बार सख्त ब्रश से रगड़ कर साफ़ किया जाता है। आप लोग देखते होइएगा कि आरओ केंट के जो लोग लगाए होंगे, उनका समय-समय पर उसका फ़िल्टर को बदला जाता है, समझ गए? और बदलना भी चाहिए, क्योंकि अगर नहीं बदलिएगा तो उसमें गंदगी भर जाएगा और वह गंदगी आपके पीने वाला पानी में आएगा, समझ गए? इसलिए फ़िल्टर को बदलना चाहिए समय-समय पर और सख्त रबर से साफ़ किया भी जाता है। ये फ़िल्टर जीवाणु को नष्ट करते हैं या फ़िल्टर करते हैं, छानते हैं। भारत में इनका प्रयोग कम कॉमन है, ठीक है? तो ये छानना जो है बहुत ज़्यादा है, बाहर में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। यहाँ तो मान के शहर में लोग रखता है इक्का-दुक्का, बाकी लोग जो है गाँव वाला रखता ही नहीं है इसको, समझ गए? तो अभी भारत में इसका कम कॉमन है, लेकिन बाहर में सबके घर में, विदेशों में लगा रहता है, समझ गए? फ़िल्ट्रेशन जो है आपके बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। तो ये 3 विधि है, छोटे स्तर पर मैंने आपको बता दिया, इस चीज़ को ध्यान में रखना है, ओके? चलिए, आगे हम लोग अब बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, सब तीनों प्रश्न का मैं इंग्लिश जो है एक साथ नीचे दे दूँगा। पहले तीनों प्रश्न हिंदी वाला ऊपर, फिर तीनों का इंग्लिश में आंसर नीचे रहेगा। तो हिंदी इंग्लिश एक साइड हो जाएगा। बहुत लोग हमें कहते हैं कि सर हिंदी एक साइड, इंग्लिश एक साइड दीजिए, तो इस कारण से मैं दे रहा हूँ, ठीक है? इंग्लिश सबका नीचे मिल जाएगा, ओके? आगे का प्रश्न है माय डियर, एक और प्रश्न, अच्छा प्रश्न है, शॉर्ट क्वेश्चन में कहता है, भारत में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं के घटकों के बारे में आप क्या समझते हैं, समझाइए। आपसे भी मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के बारे में पूछा जा सकता है। इसमें नर्स की क्या भूमिका होती है, पूछा जा सकता है। तो नर्स की भूमिका तो कॉमन चीज़ें है कि एक नर्स क्या कर सकती है, बच्चे और माँ दोनों के स्वास्थ्य को देख रेख करने में, और वही एक जो है स्वास्थ्य सेवा हो जाएगा, देख रेख हो जाएगा नर्स की भूमिका। तो वो नर्स की भूमिका कॉमन चीज़ है, आप खुद दिमाग लगाइए कि नर्स कि काम मतलब नर्स का क्या रोल हो सकता है किसी भी पेशेंट को देखने में। तो जिस तरीका का पेशेंट होगा उस तरीका के देखभाल नर्स करेगी, समझ गए ना? तो ये चीज़, जैसे बुखार वाला पेशेंट है तो उसको उसी तरीका से ना देखभाल करेगी। अगर कोई ऑपरेशन हो रखा पेशेंट है तो उसको ऑपरेशन में क्या-क्या होता है, ऑपरेशन में जो-जो चीज़ें होगा उसका देख-रेख करेगी। तो बीमारी के हिसाब से जो है आप खुद जो है लिख सकते हो नर्स की भूमिका को। बस ध्यान रखना है कि कौन-सी बीमारी है, किस हिसाब से लिखेंगे, ओके? आगे है एमसीएच सेवाओं की परिभाषा। एमसीएच सेवाओं की परिभाषा का मतलब है वही मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ होता है, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, समझ गए? एमसीएच। एमसीएच की परिभाषा है डब्ल्यूएचओ के अनुसार, डब्ल्यूएचओ के द्वारा कहा गया कि मातृत्व व बाल स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं वे सेवाएं हैं जो माता व शिशु को प्रदान किया जाता है, समझ गए? माता और शिशु के स्वास्थ्य की रक्षा, उनके रोगों का रोकथाम, उनके बीमारियों की अवस्थाओं का उपचार करना शामिल है मातृ शिशु स्वास्थ्य में। ज़ाहिर-सी बात है कि मातृ और शिशु दोनों एक साथ है, यानी बच्चा और माँ दोनों का, क्योंकि जब माँ अपने बच्चे को जन्म देती है तो उस समय माता और बच्चे दोनों को एक मान के चला जाता है। अगर प्रॉब्लम माँ को है तो ज़्यादा चांसेस बच्चा को भी प्रॉब्लम होने का होता है, ठीक है ना? क्योंकि उस समय माता और बच्चा एक दूसरे से कनेक्ट रहता है, समझ गए? क्योंकि माँ से सीधा वह डायरेक्ट रहता है, उसका स्तनपान करता है, तो जो भी इफ़ेक्ट, अगर माँ को सर्दी है तो बच्चे को भी सर्दी होने का खतरा रहता है। तो इन सभी कारणों से एमसीएच का परिभाषा यही है डब्ल्यूएचओ के अनुसार कि मातृ व बाल स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं वे सेवाएं हैं जो माता और शिशु दोनों की स्वास्थ्य की रक्षा करे, रोगों की रोकथाम हो और बीमारी के विभिन्न अवस्थाओं का उपचार करता हो, देख रेख करता हो, उसके आवश्यकताओं को पूरा करता हो। यही जो सेवा है, यही जो है मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवा कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं? चलिए, सेवा का मतलब ही होता है कि सर्विस देना। सर्विस किसको देना है? तो सर्विस माता और बच्चे को स्वास्थ्य से संबंधित सर्विस दिया जाएगा। उसके बीमारियों की अवस्थाओं को देखा जाएगा, परखा जाएगा, समझ गए? रोकथाम किया जाएगा बीमारी से, उनको रक्षा किया जाएगा, यही सेवा होता है, समझ गए? अब ये एमसीएच जो सर्विस है, अब होता यहाँ पे ये है कि एमसीएच के बारे में तो समझ गए। तो एमसीएच सेवाओं का उद्देश्य क्या है? मतलब जो माता और शिशु का जो सेवा दिया जाएगा हेल्थ का, स्वास्थ्य का, उस सेवाओं का क्या उद्देश्य होता है? तो उसका उद्देश्य यही होता है कि जो मातृ मृत्यु दर होता है उसको कम करना, मतलब जैसे बच्चा देते समय या प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारे फीमेल महिलाओं की डेथ हो जाती है, तो उन मातृ मृत्यु दर को कम करना, ओके। पेरीनेटल शिशु मृत्यु दर को कम करना। पेरीनेटल का मतलब होता है कि जब डिलीवरी होते रहता है तो उस दौरान बच्चे का किसी न किसी कारण से मृत्यु हो जाता है, तो उस दौरान मृत्यु दर को, शिशु मृत्यु दर को भी कम करना, ओके।
IMR इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, समझ गए? इन्फेंट मोर्टालिटी रेट को भी कम करना, समझ गए? शिशु मृत्यु दर को भी कम करना, प्रजनन स्वास्थ्य की देख-रेख करना। इसका एक उद्देश्य ये भी है कि जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, प्रजनन स्वास्थ्य है, उसको भी देख-रेख करना। सुरक्षित मातृत्व को बढ़ावा देना, मतलब जो बच्चे का जन्म दे रही है माँ, उस समय से लेकर आगे जब तक यह फ़ेज़ चलता रहता है, तब तक माता का सुरक्षा जो है बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। स्वास्थ्य शिशु की डिलीवरी कराना और एक बेहतर हेल्दी शिशु को डिलीवरी कराना, इसका एमसीएच का उद्देश्य है। तो ज़ाहिर-सी बातें हैं, एमसीएच का सीधा-सीधा मतलब है कि मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, समझ गए? मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विस। तो इसका सीधी-सीधी मतलब वही है कि माता और शिशु को कौन-कौन से सेवा दिया जाता है, ओके? और उन सभी सेवाओं में इसका उद्देश्य यही होता है कि मातृ मृत्यु दर को भी कम करना, शिशु मृत्यु दर को भी कम करना, समझ गए? उसके बाद है प्रजनन स्वास्थ्य की देख-रेख करना, समझ गए? सुरक्षित मातृत्व को बढ़ावा देना, स्वस्थ शिशु की डिलीवरी कराना, मतलब जो है डिलीवरी अच्छे से हो जाए, इसके लिए जो है भूमिका निभाती है, ये सेवा जो है उद्देश्य है। तो ये सेवा सब आपको याद रखना है, इसका उद्देश्य। आगे हम लोग अब इसके घटक को देखेंगे, चूँकि हमसे घटक भी पूछा है कि एमसीएच के अंदर कौन-कौन से कंपोनेंट्स होंगे, कौन-कौन से घटक होंगे, ठीक है? तो घटक आपसे प्राइमरी हेल्थ केयर का भी कंपोनेंट पूछता है, 8 वहाँ पे पढ़ाए हैं। और यहाँ भी आपको एमसीएच मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विस का आपको कंपोनेंट्स को याद रखना पड़ेगा, ओके? एमसीएच देखभाल के सब एरिया है, क्षेत्र है, ठीक है? एमसीएच के अंदर जो है आपको अलग-अलग क्षेत्र देखने को मिलता है, यही इसका घटक है। तो कौन-कौन सा है? पहले है माता की स्वास्थ्य देखभाल। पहला यही है कि मदर का मैटरनल हेल्थ की देखभाल किया जाता है, पहला कंपोनेंट घटक ये है। इस एमसीएच के अंदर फैमिली प्लानिंग भी आता है, इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। यहाँ पे चाइल्ड केयर बाल स्वास्थ्य का भी देखभाल आता है। सलाह मतलब स्कूल हेल्थ का भी इसी के अंदर आता है कि स्कूल में देख-रेख जो होता है उसका भी यहीं पर आता है। आगे है विकलांग बच्चों की स्वास्थ्य का देखभाल भी इसी एमसीएच में आता है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों जैसे मंदबुद्धि, विकलांग, बहरे, गूंगे बच्चों के देखभाल, ओके? और अन्य स्वास्थ्य देखभाल जो मैटरनल और चाइल्ड से रिलेटेड हो, उसको जो है इसमें शामिल किया जाता है और यह सब के सब घटक है। तो घटक कौन-कौन सा है? माता की देखभाल, परिवार नियोजन, बाल स्वास्थ्य देखभाल, शाला मतलब स्कूल स्वास्थ्य, ठीक है? विकलांग बच्चों की देखभाल, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की देखभाल, जैसे मंदबुद्धि, विकलांग, बहरे, गूंगे, ये सब बच्चे की, समझ गए? ये सब बच्चे की स्वास्थ्य देखभाल, समझ गए? माता की स्वास्थ्य देखभाल के मैटरनल हेल्थ का कुछ उपघटक है। देखिए, अब यहाँ पे मैंने जो ये तो सब के सब घटक मैंने पढ़ाया एमसीएच का, तो एमसीएच का ये सब उपघटक है, सब एरिया है, समझ गए? लेकिन इसमें मैटरनल हेल्थ जो ऊपर वाला घटक मैंने बताया है एमसीएच के अंदर, इसका भी जो है अपना एक अलग जो है घटक है माता की देखभाल में। तो ये मैटरनल हेल्थ का जो सब है, वह जैसे रिप्रोडक्टिव हेल्थ, चूँकि माता ही बच्चे को जन्म देती है, तो उसके प्रजनन स्वास्थ्य का देखभाल ज़रूरी है, समझ गए? एंटीनेटल केयर मतलब बच्चे का जन्म के जो है समय का देखभाल, इंट्रानेंटल मतलब जन्म के दौरान का देखभाल, पोस्टनेंटल मतलब जन्म के बाद का देखभाल। तो ये तो हो गया कि प्रजनन देख स्वास्थ्य की देखभाल माँ के लिए ही जो है बच्चे के जन्म से पहले का देखभाल होता है, यानी गर्भ के दौरान देखभाल किया जाता है। जैसे विभिन्न प्रकार के गर्भवती महिलाओं का जाँच होता है, आयरन की गोलियों देना, फॉलिक एसिड की गोली देना, ठीक है? टीकाकरण लगाना, तो ये सब एंटीनेंटल केयर में होगा, ओके? इंट्रा होता है जो डिलीवरी के दौरान की देखभाल होगा, पोस्टनेंटल होता है जो डिलीवरी के बाद का देखभाल होगा। तो यह मैटरनल हेल्थ का कुछ घटक, उपघटक मैंने आपको बता दिया।